अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एक्सप्रेसो। मैं हूं आपका होस्ट अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे जनाब। आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। आज जुम्मा है, सैयदुल अय्याम भी इसे कहा जाता है। दुरूद इब्राहिमी कसरत से पढ़िएगा, जुम्मे की नमाज का खास एहतमाम कीजिएगा। और जनाब आज के दिन में एक ऐसी घड़ी होती है जो कबूलियत की होती है, तो दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। पूरी उम्मत मुसलमा को दुआओं में याद रखिएगा, ख़ास तौर पर पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिएगा। और सर्दी बढ़ रही है, एहतियात बहुत ज़रूरी है। मेरा हाल आप देख सकते हैं, एहतियात के बावजूद ये हो चुका है। तो जनाब ख्याल कीजिए, ठंड में इजाफा हो रहा है, तो ये जो खुश्क सर्दी अली ये बहुत ज़्यादा मुतासर करती है, बहुत मुतासर करती है और कंटेजियस भी होती है। अगर सामने वाले को लग रही हो तो आपको भी लगना शुरू हो जाती है। ये फिर मुझे आपसे मिलाइए। इसके साथ साथ ये जो नज़ला जुकाम खांसी एक साथ, कोशिश कीजिए कि दूसरों को मुंतकिल ना कीजिए, कंटेजियस होती है। मास्क का इस्तेमाल कीजिए और उसके साथ साथ ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को गर्म रखें। लोग हीटर्स और गीजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी मांग में इजाफा हो गया, मार्केट्स में कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। तो जितनी जल्द हो सके कर लें, क्योंकि अब सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ चुकी है। और ना सिर्फ सर्दी आ रही है बल्कि स्मॉग भी आ रही है। मोटरवेज बंद होना शुरू हो गई हैं और जल्द ही आपको पता चलेगा कि लाहौर में भी कम्प्लीटली जो है वो स्मॉग छा गई है। और 264 आज था पर्टिकुलर मैटर की जो तादाद थी लाहौर के अंदर। और इसके साथ साथ जो मैदानी इलाके पूरी तरह से लपेट में हैं, इस पर भी बात करेंगे प्रोग्राम में। इस वक्त जो सबसे अहम बात है वो पाकिस्तान की जीत है, जिस पर बात करेंगे बड़ी खबर में। पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 81 रन से शिकस्त दे दी है और सीरीज़ 2-0 से जीत ली। आपको ये बताएं कि जो पाकिस्तान की टीम है जनूबी अफ्रीका की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए 49.5 ओवर्स में 329 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान की जानिब से कप्तान मोहम्मद रिजवान 80 रन बनाकर नुमाया रहे। बिल्कुल, और बाबर आजम ने 73 रन बनाए, कामरान गुलाम ने 63 रन बनाए। बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों पर ये 63 रन बनाए हैं। सलमान आगा 33, साइम अयूब 2, शाहीन शाह अफरीदी 16, इरफान खान 15, हारिस रऊफ 6, इब्रार अहमद 4, जबकि अब्दुल्ला शफीक 0 पर आउट हुए हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी रही और मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जोड़ी एक बार फिर से चल पड़ी है। नसीम शाह बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए और पवेलियन को लौट गए। हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की टीम 248 रन पर ही ढेर हो गई। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी ने 4, नसीम शाह ने 3, अबरार अहमद ने 2, जबकि सलमान आगा ने 1 विकेट हासिल की है। दूसरी जानिब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से तवील अरसे से जारी तातुल का हल निकालते हुए पाक भारत फ्यूजन फार्मूले का ऐलान कर दिया है और आईसीसी बोर्ड ने पाक भारत फ्यूजन फार्मूले की मंजूरी दे दी है, जो चैंपियंस ट्रॉफी, विमेन वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप पर नाफिज होगा। माहदे के तहत 8 टीमों के चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट में भारत के मैचेस एक गैर जानिबदार मकाम पर खेले जाएंगे, जबकि बदले में आईसीसी के वो इवेंट्स जिनकी मेज़बानी भारत करेगा उनमें पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। जबकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल जल्द जारी कर दिया जाएगा। आईसीसी के मुताबिक पाकिस्तान 4 साल बाद एक और आईसीसी इवेंट की मेज़बानी भी करेगा, जिसमें पाकिस्तान को 2028 के विमेन T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी दी गई है। 2028 विमेंस T20 वर्ल्ड कप अगले साइकिल का पहला आईसीसी इवेंट होगा और विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान भारत का फ्यूजन फार्मूला अप्लाई होगा, जबकि पाक भारत फ्यूजन फार्मूला नॉकआउट मैचेस पर भी अप्लाई होगा। दूसरी जानिब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का ये कहना था कि चैंपियंस ट्रॉफी और 2027 तक तहरीरी माहदे के बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। तहरीरी माहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो वो भी देख लेंगे। भारत के साथ तमाम मामला तहरीरी तौर पर तय पाएंगे। मोहसिन नकवी ने यह कहा कि इंतजार कर लें, सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो भी होगा पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। फ्यूजन फार्मूले की मंजूरी हो तो हो गई। अब चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कब होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इंडिया के मैचेस के लिए न्यूट्रल मकाम का फैसला पाकिस्तान की जीत है या हार, ये सारी जो डिस्कशन है वो भी हमने करनी है। हमारे साथ मौजूद है सलीम खालिक साहब और रशाद महमूद साहब, दोनों स्पोर्ट्स के सीनियर तज्जियाकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सलीम खालिक साहब, अगर हम बात करें तो 21वीं सदी में जनूबी अफ्रीका में 3 मरतबा वनडे सीरीज जीतने वाली पहली टीम बन गई है हमारी टीम, क्या कहेंगे? बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस और ऑस्ट्रेलिया के बाद एक दूसरी बड़ी टीम साउथ अफ्रीका को उसके घर पर हराया और बहुत बड़ी बात है। सबसे अच्छी चीज ये नजर आई कि अब चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, इसी फॉर्मेट में होनी है और वनडे में हमारी फॉर्म बड़ी अच्छी चल रही है, कॉम्बिनेशन बनता नजर आ रहा है। वीक लिंक्स जो बन गए थे पिछले दिनों, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी,
जिनके हवाले से बातें हो रही थी कि अपने इफेक्टिव रहे नहीं है, वो दोनों की परफॉर्मेंस कल आप देख लें। बल्कि शाहीन तो थ्रू आउट अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, विकेटें नहीं मिल रही थी। इसी तरह बाबर भी थोड़ी इनिंग खेलते थे, आउट हो जाते थे, लेकिन कल उन्होंने भी एक लंबी अपनी बारी ली पूरी। शाहीन ने भी 4 विकेटें ली। अगर कैच टाइम नहीं छोड़ते तो 5 विकेटें उनके हो जाती। रिजवान अच्छी फॉर्म में नजर आया। जिस तरह आपने शुरू में कहा था कि रिजवान और बाबर की जोड़ी जैसे पहले खेलते नजर आती थी, तो उसी तरह की उन्होंने जबरदस्त एक शराकत बनाई। साइम कल को के बहुत बड़ी इनिंग नहीं खेल सके, लेकिन फिर भी एक बेहतर उन्होंने आगाज लिया। तो अब्दुल्ला इस वक्त थोड़ा वीक लिंक लग रहा है पाकिस्तान का। अब तो एक टीम एक दोबारा से जेल होती नजर आ रही है और परफॉर्म करती नजर आ रही है। और जो फतुहात मिलती है इस तरह की बड़ी, तो उससे हौसला जाहिर है बढ़ता है। तो ओवरऑल बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस, और अब क्लीन स्वीप करना चाहिए, एक बहुत बड़ा कारनामा होगा और होपफुली ऐसे ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और आपने जैसे कहा कि शाहीन शाह अच्छी परफॉर्मेंस देते आए हैं, लेकिन विकेट्स नहीं हासिल कर पाए। वैसे बाबर आजम भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट तो वो करते चले आ रहे थे। 20, 25, 30 उनके स्कोर जो है हर मैच में हुआ करते थे, लेकिन मैच विनिंग इनिंग्स या फिर अपने लिए जो खेलने वाली इनिंग्स है उसमें फर्क होता है, तो वो दोनों नहीं खेल पा रहे थे। रिशाद साहब, आप बताइएगा कि आप इस सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं? वनडे मैचेस में जो परफॉर्मेंस हमारी चलती चली आ रही है, क्या 50 ओवर का मैच हम बासानी खेल पाते हैं और 20 ओवर का मैच उसके लिए हम थोड़े मुश्किल में दिखाई देते हैं? आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पाकिस्तान, पहली बात तो ये कि बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान को मुतवातिर अच्छी खबरें मिल रही हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि बीच में 2 साल जो गुजरे ऐसे, वो उसमें हम लोग या तो ज़्यादातर हार रहे थे या शिकस्त की खबरें आ रही थी या और मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज। लेकिन बहुत अरसे के बाद इंग्लैंड की फतुहात से, जो टेस्ट सीरीज से शुरू हुआ सिलसिला, तो बहुत अच्छा चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, फिर जिम्बाब्वे में, और फिर अब साउथ अफ्रीका में। बड़ी हिस्टोरिक सीरीज विन है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी खबरें हैं और इससे बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा टीम को, ऑलरेडी मिल रहा है, और फैंस को भी। तो बहुत ही अच्छी खबरें। और इसमें ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 50 ओवर फॉर्मेट भी पाकिस्तान, जाहिर है जब से वनडे इंटरनेशनल शुरू हुए हैं 1972 से, जब से पाकिस्तान 50 ओवर्स फॉर्मेट खेलता चला आ रहा है, तो उसमें तो वो काफ़ी हद तक अच्छी परफॉर्मेंस है और पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी उसमें अच्छा है। लेकिन T20 जो फॉर्मेट है उसके लिए पाकिस्तान की क्रिकेट का एक मिजाज नजर नहीं आ रहा है। यानी कि इवन डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स भी करवाए गए, चैंपियंस कप वगैरह, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस तरह के पिंच हिटर्स या उस तरह के बैट्समैन जो अचानक इन अ मैटर ऑफ मिनट्स कोई नक्शा चेंज कर दें मैच का, उस तरह के अभी तक हमारे पास नहीं है। और दूसरी टीमों का बल्कि बहुत ज्यादा बेहतर कारकर्दगी नजर आ रही है T20 में। तो मैं समझता हूँ इस पर फोकस्ड उसकी जरूरत है कि पाकिस्तान आइडेंटिफाई करे कि पाकिस्तान के बेस्ट हिटर्स कौन से हैं, और उनको एक स्ट्रीमलाइन करके, मैं समझता हूँ एक बड़ा एक कैंप ऐसा लगाना चाहिए जिसमें वो प्लेयर्स काफी अरसे तक साथ खेलें और बहुत टफ कंडीशन में प्रैक्टिस करें। डेफिनेटली बिल्कुल ठीक है। सलीम खालिक साहब, आपको क्या लगता है कि जो अब प्लेयर्स का पूल रेडी हुआ है हमारा पाकिस्तानी टीम का, तो क्या ये आगे चलकर भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा? जिस तरीके से हम अली बात करें कि वनडे सीरीज़ में तो परफॉर्मेंस हम दिखा देते हैं, T20 में पता नहीं हमें क्या हो जाता है, वहाँ अभी तक हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे। देखिए, वजह ये है कि हमारे जो मेन प्लेयर हैं वो T20 में भी वनडे के स्टाइल में खेलते हैं। चाहे वो बाबर हो, चाहे वो रिजवान हो, आपको पता है टाइम लेते हैं बहुत। और अगर वो ओपनिंग पे आ जाए तो पूरे पावर प्ले के ओवर वो हजम कर जाते हैं, पता भी नहीं चलता कितने कम रन होते हैं। फिर बाद में जब वो आउट होते हैं तो फिर ओवर बहुत कम रह जाते हैं, फिर मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर पाते, तो कहते हैं मिडिल ऑर्डर ने हरवा दिया। हाँ। तो ये एक वजह है। अच्छा, वनडे में होते हैं 50 ओवर, सुकून से खेलो, इनकी मर्जी की क्रिकेट है, वैसी गेंदों पे 60 रन कर जाओ, कुछ नहीं हो, कोई नहीं पूछेगा। तो यहाँ पर ये हो जाता है। तो अब अगर हमें T20 में भी अच्छा परफॉर्म करना है तो ठीक है, नए प्लेयर बिल्कुल लाने चाहिए। इरशाद साहब ने सही कहा, पावर हिटर हमें तलाश करने होंगे। इसके साथ जो हमारे स्टार्स हैं उनको भी फिर टीम के लिए खेलना पड़ेगा, अपने आदादोशुमार बेहतर बनाने के लिए नहीं, तो उनको भी फिर शुरू से ही चांस लेना होगा, या फिर वो T20 से हट जाए। यार ये हमारे मिजाज की क्रिकेट नहीं है, यहाँ दूसरे लड़कों को लेकर आओ जो तेज खेल सके। हम लोग वनडे और टेस्ट के लिए बेहतर है। तो ये फैसला करना पड़ेगा कभी ना कभी, आज नहीं तो कभी लोग फिर बोलेंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान टीम जो थिंक टैंक है, पीसीबी है, उस सब की जो मेरा ख्याल है इस वक्त मेन फोकस है वो चैंपियंस ट्रॉफी है, जो वनडे फॉर्मेट में होना है। और वनडे में जैसे मैंने कहा हमारी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, तो हमारे लिए अच्छी बात यह है क्योंकि होम ग्राउंड पे मैच होंगे। या अगर खुदा ना खास्ता परफॉर्मेंस 19-20 हुई तो बड़ा अजीब सा लगेगा। तो उससे पहले ये फतुहात जो बहुत अच्छी है, होपफुली आगे
आगे देखते हैं। रिशाद साहब आप बताइएगा, ये जो कॉम्बिनेशन बनते हमें नजर आ रहे हैं बैटर्स के दरमियान में, रिजवान और बाबर तो हमारे पास पहले से मौजूद हैं और वनडे में ही उनकी कारकर्दगी बेहतर है, T20 में उनको जरा थोड़ा सा तेज खेलने की जरूरत है। इसी चीज को मैं मेंशन कर रहा था अपने पहले सवाल में कि वनडे में हमारी परफॉर्मेंस इसलिए बेहतर है कि हमारे जो बैटर्स हैं उनको स्लो खेलने की आदत है, वो T20 की आदत उन्होंने नहीं डाली। लेकिन हमें कुछ T20 के बैटर्स जो है ना वो दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह फ़खर जमान है, जिस तरह अभी साइम के जो है बैट में बॉल लगना शुरू हो गया, उन्होंने स्कोर उगलना शुरू कर दिया है। तो आप क्या सोचते हैं जो इस वक्त जो जोड़ियां बन रही हैं ओपनर्स की, उनमें कौन सी जोड़ी बेहतर है और किस फॉर्मेट के लिए बेहतर है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें देखिए एक्सपेरिमेंट काफ़ी पाकिस्तान कर रहा है, नए लड़कों को भी चांस दे रहा है, तो उसमें कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। जो लड़के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट में भी शॉर्टर फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको आगे लाने की ज़रूरत है। अब देखिए दुनिया की काफ़ी टीमों में जो टीम के मेजर खिलाड़ी हैं, जो टेस्ट और ओडीआईज खेलते हैं, वो T20 के टीम में होते ही नहीं है। बिल्कुल T20 का स्क्वाड डिफरेंट होता है। इंडिया ने भी एक्सपेरिमेंट किया है और टीमों ने बिल्कुल नए लोगों को कैप्टन बना दिया है और बिल्कुल नए खिलाड़ी इंडक्ट किए हैं, जिससे उनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नजर आ रहा है। तो हमारे यहाँ मेरे ख्याल है कुछ बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे कुछ सीनियर खिलाड़ियों को, जैसे सलीम ने कहा कि उनको खुद भी जरूरत है कि जरा बैक सीट लें और वो नए खिलाड़ियों को चांस दें। मैं जिस तरह सजेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान क्योंकि सीरीज ओडीआई की जीत गया है, तो थर्ड वनडे में अब अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप करना चाहिए। दोनों मैचेस में उन्होंने कोई स्कोर नहीं किया, तो अब तैयब ताहिर हैं, जिस तरह उस्मान है, ये लोग बैठे हुए हैं, तो इनको डेफिनेटली आगे लाना चाहिए। तो एक मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव सोच की जरूरत है, जिसमें सीनियर खिलाड़ी अपने आप को खुद जरा पीछे करें और T20 क्रिकेट में जिन प्लेयर्स का बेहतर परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, उनको मुसलसल चांस देने की जरूरत है। ठीक है जी। और कामरान गुलाम के हवाले से बात करने से पहले मैं चाहूंगी जरा उनके करियर पर हम एक नजर थे। केप टाउन में बड़ा हदफ जोड़ने की वजह जो है वो इख्तितामी ओवर्स में कामरान गुलाम के 5 छक्कों की मदद से 32 गेंदों पर बनाए गए 63 रन है। ये हमें पता है कामरान गुलाम जिन्होंने रवां बरस इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान में खेले गए सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर करके पाकिस्तान की सीरीज में वापसी यकीनी बनाई थी, एक ऐसे वक्त पर क्रीज पर आए जब पाकिस्तान को यके बाद दीगरे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को नुकसानात का सामना था। बिल्कुल, मोहम्मद रिजवान की विकेटों का जो नुकसान है वो उन्हें उठाना पड़ा। ऐसे वक्त में वो क्रीज पर आए। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने वाली जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स को 53 के मजमूई स्कोर पर पवेलियन लौटा दिया था। इसके बाद सीनियर खिलाड़ियों बाबर और रिजवान के दरमियान 115 की शराकत कायम हुई और दोनों अब जारहाना अंदाज अपनाने वाले थे कि बाबर को जो है वो आउट कर दिया गया, रिजवान को मफकाने ने आउट किया और ऐसे में कामरान और आगा सलमान जो हैं उनके दरमियान 37 गेंदों पर 50 रन की शराकत बनी और फिर कामरान और इरफान खान के दरमियान 27 गेंदों पर 49 रन की शराकत बनी। इस बात को यकीनी बनाया गया कि पाकिस्तान 300 रन का टोटल अबूर कर पाए और कामरान गुलाम की ये इनिंग्स यकीनन अक्सर पाकिस्तानी मद्दाहों के लिए हैरानकुन थी, क्योंकि उन्होंने अमूमन एक जारहाना बल्लेबाज जो है उन्हें तस्वुर नहीं किया जाता, बल्कि ये इनिंग्स यकीनन इस बात का सबूत है कि वो एक जारहाना बल्लेबाज हैं। उनकी सलाहियतों पर अगर काम किया जाए, उन्हें मजीद निखारा जाए, उन्हें मजीद मौका दिया जाए तो वो करके दिखाने की अहलियत रखते हैं। वाज़ेह है कि मिडिल ऑर्डर बैटर कामरान गुलाम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में किसी भी पाकिस्तानी बैटर की जानिब से प्रोटीज की सरजमीन पर दूसरी तेज़ तरीन 50 स्कोर की है। तो इसी पर बात करते हैं, हमारे तजज़ियाकार हमारे साथ ही मौजूद हैं। सलीम साहब, आप कैसे देखते हैं इस वक्त जो कामरान गुलाम की जो परफॉर्मेंस है उसको? देखिए, कामरान गुलाम डोमेस्टिक क्रिकेट के बहुत टॉप परफॉर्मर रहे हैं। बड़े अरसे से वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था। अब उनको मौका मिला और मौका भी मिला किसकी जगह? बाबर आजम की जगह। टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। वो आए और आते ही सेंचुरी उन्होंने बनाई, अपनी अहलियत साबित की। फिर शॉर्टर फॉर्मेट में भी वो खेल रहे थे, लेकिन ऐसी कोई इस तरह की इनिंग जिस तरह आप बोल रहे हैं वाकई सामने नहीं आई थी। लेकिन कल उनको शायद लगा कि जैसे एक खौफ जो उनके जहन पे सवार था, इनसिक्योरिटी थी, वो सब वो शायद भूल कर उतरे। उन्होंने सोचा होगा कि यार जो होगा देखा जाएगा। बस उनको लगा कि कौमी T20 कप हो रहा है, फैसलाबाद में मैच है, सामने अब्दुल रशीद अब्दुल कुद्दूस बॉलिंग कर रहे हैं। उन्होंने जो फिर पिटाई लगाई आपने देखा, और बड़ी अच्छी उनकी इनिंग सामने आई। देखिए, दिमाग का भी बहुत खेल है क्रिकेट ना। यहाँ पर अगर आप हरीफ से डर गए, अगर आप इनसिक्योर हैं, तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपको अगर सिक्योरिटी है कि यार चलो टीम में मेरी जगह पक्की है, या चलो बाहर भी हो गया तो देखा जाएगा, अगर आप इस सोच में आ गए तो फिर अपने टैलेंट का भरपूर इज़हार आप खेल में ये टैक्टिक अपनाया जा सकता है। इंटिमिडेशन कहलाता है। आप इंटिमिडेट करके अपने खिलाड़ी को मात दे सकते हैं, चाहे वो बेहतर ही खिलाड़ी क्यों ना हो।
बिल्कुल। और इसी तरह जैसे उस्मान है, उस्मान की परफॉर्मेंस पे काफी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि बहुत उनको चांसेस मिल चुके हैं कि भाई दुबई से आए, वो अपना दुबई में उनका कैरियर था छोड़कर पाकिस्तान में आए, लेकिन अब वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। काफी उनको मैचेस मिल चुके हैं, तो उनके हवाले से पीसीबी का फैसला करना पड़ेगा। जैसे कामरान को डोमेस्टिक से आप लेकर आए, उनको उनका हक दिया और वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस तरह के उस्मान तो खैर पैराशूट से आए क्योंकि वो तो एज अ फॉरेन प्लेयर पीएसएल खेले थे, लेकिन उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो पीसीबी ने उनको फिर यहाँ लेकर आया और अभी तक एहसान उतार रहे हैं कि जी इसने उधर क्रिकेट छोड़ी थी तो उसको खिलाते रहो। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो पूरे साल परफॉर्म करते हैं लड़के, जो बरसों से परफॉर्म करते चले आ रहे हैं, उनको आप मौका दें और उनको यकीन दिलाएं कि भाई आपकी जगह को कोई खतरा नहीं है, आपको एक सीरीज तो मिलेगी। तो देखें आप इस तरह कामरान जैसे और लड़के भी आपको मिलेंगे जो टीम के लिए बेहतर परफॉर्म करते नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा रिशाद साहब, आप कोई कमेंट करेंगे 32 गेंदों पर 63 रन? जी, बेहतरीन इनिंग्स थी और मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान का विनिंग टोटल जहां पे आपको यकीन हुआ कि पाकिस्तान जीत सकता है मैच, वो कामरान गुलाम की वजह से ही पहुंचे। ऑल्दो बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप ने स्टडी किया पाकिस्तान इनिंग्स को, लेकिन वो स्कोरिंग रेट जो था, उनका स्ट्राइक रेट जो था, वो फिर भी काफी कम था। तो वो लग रहा था कि पाकिस्तान जो है ज्यादा से ज्यादा 270 या 275 पहुंच सकता है, लेकिन कामरान गुलाम ने एक इम्पीटस प्रोवाइड किया और बेहतरीन इनिंग्स खेली जो बिल्कुल और लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि शायद उनके कैरेक्टर के खिलाफ है, लेकिन वो पाकिस्तान में सारे फॉर्मेट्स खेलते रहे हैं और कामरान गुलाम एक बड़ा नाम है डोमेस्टिक क्रिकेट में, हर तरह वो परफॉर्म करते हैं। और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में उनके जल्द आउट होने पे डेविड वार्नर का एक रिमार्क था जो काफी लोगों ने कहा कि वो कामरान गुलाम को कह रहे हैं कि ये मुल्तान नहीं है, लेकिन कामरान गुलाम ने प्रूव किया कि वो पाकिस्तान से बाहर भी बेहतरीन बैट्समैन है और बेहतरीन स्कोरिंग कर सकते हैं। तो एक्सपोजर का यही फायदा होता है कि आप खिलाड़ियों को एक्सपोजर तो दें तो वो बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। राइट। तो सलीम साहब, अब आपके और हमारे फेवरेट टॉपिक की तरफ आते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बताएं कि क्या सूरत हाल है। अब आईसीसी ने भी बयान दे दिया है, तैयारी मुकम्मल हो गई है, फ्यूजन फार्मूले पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। तो पहले तो तफसीलात इसकी एक बार फिर रोशनी डाल दीजिए कि क्या क्या इसके नकात होंगे और पाकिस्तान को किस तरह से फायदेमंद सूदमंद साबित होगी चैंपियंस ट्रॉफी का फ्यूजन फार्मूला जो है। देखिए, अगर कुछ दिन तक शेड्यूल नहीं आया तो दुकानों पे ये भी लगा होगा चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल पूछकर शर्मिंदा ना करे कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आने तक उधार बंद है। जिस तरह से चल रहा है रोज आना ये मसले मसाइल के, आज है कल है, मैंने इसीलिए नहीं पूछा, लॉक हो गया। बिल्कुल, अब देखिए लॉक हो गया है सारी, डील लॉक हो चुकी है, पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अब उसके ऊपर एक स्टैंप लग चुकी है कि जी अब ऐसा होगा। और ये पीसीबी को क्रेडिट जाता है क्योंकि हमेशा ऐसा होता था कि इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं आती थी आईसीसी इवेंट के लिए, पाकिस्तान टीम वहां चली जाती थी। अब पीसीबी ने कहा जी, लोग भी कहते थे कि बराबरी की सतह पर होना चाहिए मुकाबला, तो अब बराबरी की सतह पर बात हो रही है कि अब इंडियन टीम नहीं आएगी तो हमारी टीम भी नहीं आएगी, न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। 3 साल के लिए लॉक किया है और जो इंडियन टीम के ना आने से नुकसान होगा पाकिस्तान को, उसके लिए होगा कि एक विमेन टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान को दी गई है और एक और इवेंट को दिया जाएगा, वो चाहे 3 टीमों का होगा या 4 टीमों का होगा, वो भी हो सकता है जिससे पाकिस्तान अपना नुकसान पूरा कर सकेगा। तो इससे एक अच्छा मैसेज एक तो हमारे अपने लोगों को भी गया है जो यही कहते थे हमेशा कि यार ये क्या बात हुई कि हम लोग चले जाते हैं, वो तो आते नहीं है, उनको तो समझते ही नहीं है। तो अब एक और हर इवेंट से पहले जैसे अभी चैंपियंस ट्रॉफी के मजाक ही बन गया है ना कि आज आ रहा है शेड्यूल, कल शेड्यूल आ रहा है, परसों आ रहा है, अब ये मसला हल हो जाएगा। इंडिया का एडवांटेज ये है कि जी 26 वाला जो होना है वहाँ पे T20 वर्ल्ड कप, वो श्रीलंका को होस्ट है, तो उसको हाइब्रिड वाला वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि वो तो को होस्ट है, दूसरे मुल्क में पाकिस्तान का मैचेस करा देगा। लेकिन आगे के लिए एक राह अब जो है वो तय हो चुकी है और एक झगड़ा खत्म हो जाएगा। शुरू से ये तय हो चुका होगा कि भाई तीसरा मुल्क है, इंडिया में टूर्नामेंट है तो पाकिस्तान यहाँ खेलेगा, पाकिस्तान में टूर्नामेंट है तो इंडिया यहाँ खेलेगा, तो होपफुली इससे बहुत एक फायदा होगा और गैर यकीनी खत्म होगी। सही है रिशाद साहब, ये पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी है। ज़बानी कलामी तो चीजें चल रही थी, रिटन में लेना पाकिस्तान जिस तरीके से अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा, उसमें ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। जी बहुत, मैं समझता हूँ मेजर अचीवमेंट है क्योंकि पाकिस्तान को, जैसे बिल्कुल सलीम ने कहा, कि हमेशा इंडिया का पल्ला ही भारी रहता था और उनकी टर्म्स पे हमें खेलना पड़ता था। और जिस तरह पाकिस्तान पिछले साल 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी गया, उससे पहले 2016 में T20 वर्ल्ड कप में, और हर तरह से आईसीसी भी पूरी तरह इंडिया को फेवर कर रहा होता था। लेकिन पहली दफा है कि पाकिस्तान ने इतना सॉलिड स्टैंड लिया है और इतने सॉलिड ग्राउंड्स पे लिया है कि उस पर कोई चारा नहीं रहा इंडिया के पास और आईसीसी के पास। और उसके अलावा ब्रॉडकास्टर्स जो हैं उन्होंने भी अपना ये वजन इसमें डाला कि पाकिस्तान इंडिया के अगर मैचेस नहीं होंगे
तो पूरे आईसीसी का जो चैंपियंस ट्रॉफी का जो रेवेन्यू है वो एक तरफ और पाकिस्तान इंडिया के मैच का रेवेन्यू एक तरफ है। तो बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस हों। और लेकिन अभी ये मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इंडिया कि अगर आप प्रेस को देखें इस वक्त भी, कल भी आप देखें, परसों भी, तो वो बड़े एक नेगेटिव तरीके से इस चीज को अभी भी प्रेजेंट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखिए इंडिया की जीत हुई कि हाइब्रिड मॉडल मंजूर हो गया और इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रहा है। तो ये इस तरह की जो सोच है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को और आईसीसी को बदलनी होगी। ये क्रिकेट है और जैसे मोहसिन नकवी साहब ने कल बहुत सही कहा कि सियासत को क्रिकेट में लेके आना जो है उससे ज्यादा कोई बुरी कोई चीज नहीं है। एक पॉजिटिव स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से आप स्पोर्ट को खेलें, तो ये बड़ा जरूरी है बिल्कुल। और मोहसिन नकवी साहब के जो इकदामात हैं वो काफ़ी उसको पजीराई मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे इकदामात हमें पहले देखने को नहीं मिले। फ्यूजन फार्मूले की बात पहले होती रही, हाइब्रिड फार्मूले की बात होती रही, और हमने देखा है कि कुछ पर अमल दरामद भी हमें मजबूरन भी करना पड़ा। लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो जिस तरह से अब पीसीबी को लेके चल रहे हैं, और ख़ासतौर पर सलीम साहब वेन्यूज़ पर जो बात हो रही है कि दुबई में वेन्यू को उन्होंने हतमी नहीं करार दिया, उन्होंने कहा कि अगर हमें मुनासिब लगा तो हम वेन्यू तब्दील भी कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त टैक्टिक है, इस पर क्या कहेंगे? जी, जैसे आपने कहा मोहसिन साहब तगड़े आदमी हैं, एक एक चीज जो डिसीजन ले वो फिर करते हैं ऐसा काम। और जैसे पहले हमने देखा कि हमारा बोर्ड हाइब्रिड मॉडल के लिए इंडिया के पीछे पड़ा था एशिया कप में, इस दफा उन्होंने स्टैंड लिया। और जो भी चीज हो, अगर आप देखें प्लेयर पावर खत्म करने के लिए इकदाम हो, बड़े प्लेयर्स को ड्रॉप करना हो, आकिब जावेद को लाना हो, पिचेस जिस तरह बनानी हो, या ये बड़े बोल्ड डिसीजन वो लेते हैं और उनके फैसले चल भी रहे। इस इशू में तो बिल्कुल उन्होंने फ्रंट पे आकर एक तरह से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया और पाकिस्तान को फतह दिलाई। हाइब्रिड मॉडल या इसको फ्यूजन फार्मूले पे लेकर आए, जो बराबरी की सतह पर बात हो रही है, तो इसके लिए क्रेडिट बिल्कुल उनको देना चाहिए। और अब आगे के लिए अब देखते हैं कि क्या इस तरह से आईसीसी इकदाम करती है कि इसको मामले को हमेशा के लिए कैसे सॉल्व करें और क्या करें। तो ये अब और अमल कितना होता है, मेन चीज ये है कि मैं ये बात ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि इंडिया का ये है कि पहले भी एक हुआ था, उन्होंने पेपर पे, मेरे पास रखा है पेपर, कभी मैं आपको दिखाऊंगा, एक लेटर हेड पे लिखा हुआ है इतनी सीरीज हम खेलेंगे, बिग 3 की बात हुई थी, बाद में रात की बात क्या है क्या पता। अब जो है एक जो मोहसिन साहब बार बार कह रहे हैं कि रिटन मुआहदा, वो इसीलिए कि फिर इंडिया को पकड़ा जा सके गर्दन से कोई अदालत में, आलमी स्पोर्ट्स की अदालत में या कहीं और, अगर उसने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो ये अच्छी चीज है। तो होपफुली कि हमें एक ऐसे अच्छा लीडर चाहिए था क्रिकेट में भी जो करे तो तगड़ा होकर करे, तो मोहसिन साहब वैसे ही हैं। ठीक है। अच्छा रिशाद साहब, ये जो आईसीसी विमेन टूर्नामेंट 2027 की मेजबानी मिली है पाकिस्तान को, ये कितनी बड़ी कामयाबी है? जी हाँ, ये भी एक मेजर कामयाबी है और मैं समझता हूँ कि इस वक्त आईसीसी अंडर प्रेशर है, जिसकी वजह से उन्होंने वो एक लग रहा है कि वो पाकिस्तान को थोड़ा सा प्लीज करने के मूड में आ गया है, क्योंकि वो पाकिस्तान ने जिस तरह का प्रेशर डाला है और जिस तरह का स्टैंड दिया है, तो डेफिनेटली आईसीसी भी एक तरह से मजबूर हो रहा है और एक इंडिया के जो पाकिस्तान में ना खेलने का जो कदम है उसको कॉम्पनसेट करना चाह रहा है और डेफिनेटली आगे के इवेंट्स पाकिस्तान को अवॉर्ड करने के लिए काफ़ी कोशा है। इसमें मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगा कि बाकी दुनिया की टीमें इंशाल्लाह जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आएंगी अगले साल, तो यकीन है मुझे जिस तरह के इंतजाम मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे स्टेडियम्स को अपग्रेड किया गया है और जिस तरह से सारे इंतजाम, हॉस्पिटैलिटी तो हमेशा से पाकिस्तान की मशहूर है, तो आई एम श्योर कि बहुत पॉजिटिव उसका एक फीडबैक आएगा सारी दुनिया की टीम्स की तरफ से, और वो भी एक इंडिया के लिए एक शर्मिंदगी का बायस होगा मेरे ख्याल में। डेफिनेटली पाकिस्तान का एक बहुत पॉजिटिव इमेज जाएगा उससे, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जाएगा। सलीम साहब से रब्ता मेरा ख्याल है मुनक़ता हो गया। सलीम साहब नहीं, मैं हूँ लाइन पे, बिल्कुल मैं हूँ। तो सलीम साहब ये बताइएगा कि अब आप क्या सोचते हैं कि यहाँ पर जो थर्ड ओडीआई है उसको खेलने के लिए हमारी जो टीम है उसमें किन किन खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए, किन को ड्रॉप करना चाहिए? देखिए इस वक्त तो अब्दुल्ला ही हमारा वीक लिंक लग रहा है, लेकिन जैसे कि पहले हम लोगों ने बात की कि एक प्लेयर अगर फ्लॉप हो रहा है या नहीं परफॉर्म कर पा रहा तो उसको इतने मौके देंगे पूरी सीरीज खिलाएं, ताकि फिर आगे ये ना हो कि यार मुझे तो पूरे प्रॉपर मौके नहीं मिले थे, 2 मैचों के बाद बाहर कर देते। वैसी सीरीज हम जीत चुके हैं और अब साउथ अफ्रीका को 3-0 से हराना बहुत बड़ी बात होगी। तो ये मौका पाकिस्तान को मिला है, इसको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। विनिंग कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो एक और चांस लेना चाहिए पाकिस्तान को। हाँ, जब जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, आयरलैंड, नेदरलैंड इस तरह की सीरीज है, जैसे अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ हमने सीनियर्स को बिठाया था तो वहां भी बिठाया, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ
कोई तजुर्बा नहीं करना चाहिए और सीरीज 0 की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सलीम साहब और इरशाद साहब, आप दोनों ने अपना तजिया पेश किया। और क्रिकेट का माहौल इस वक्त बना हुआ है और उसमें चैंपियंस ट्रॉफी की जो बाज़गश्त है अब उस पर तवज्जो मरकूज होना शुरू हो गई है। सीरीज जो हमने पिछले दिनों खेली हैं उसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी काबिल कदर रही है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ क्रेडिट तो बनता है मोहसिन नकवी साहब का भी, जो पीसीबी के चेयरमैन हैं, कि उन्होंने किस एहसन तरीके से इसको लेकर आगे चले हैं। ना सिर्फ हमारे पास खिलाड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा रहे थे जो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं, बल्कि हमारे पास पूल भी मौजूद नहीं था। उन्होंने पहले पूल कायम किया, फिर खिलाड़ियों को बिठाया, उन्हें रेस्ट करवाया, उन्हें कहा कि अपने कारकर्दगी पर सोचें, कुछ करके दिखाएं। अब वो करना भी शुरू कर दिया उन्होंने। और उसके साथ साथ ये जो चैंपियंस ट्रॉफी की बाज़गश्त है, चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने जिस तरह से फ्यूजन फार्मूला पैदा किया और उसके बाद अब वेन्यूज़ पर डिस्कशन करके हमें अच्छी डील लेकर दे रहे हैं, तो ये काफ़ी काबिल तहसीन है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। हिम्मत और लगन और कुछ कर गुजरने की चाह इंसान को एक ना एक दिन उसकी मंजिल के करीब पहुंचा ही देती है। और वो कहते हैं ना कि खुदा किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। तो आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो स्पेशल CSS क्वालिफायर अरूसा आजम है, जो कि पाकिस्तान की वाहिद मसीही लड़की हैं जिन्होंने अभी तक ये एजाज़ हासिल किया है। और जहाँ तक मेहनत की बात है, अरूसा जॉब भी कर रही हैं, साथ साथ मुसलसल चौथी दफ़ा उन्होंने CSS का इम्तिहान भी दिया है और 3 नाकामियों के बाद बिलाखिर वो अब अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। अरूसा पाकिस्तान की तमाम लड़कियों के लिए एक मोटिवेशन भी हैं और एक काबिल तकलीद मिसाल भी हैं। मज़ीद उनका ये सफ़र कितना मुश्किल रहा उन्हीं से जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अरूसा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बहुत अच्छी हूँ, आजकल तो बहुत खुश हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं आपकी खुशी जो है आपके चेहरे से आया है। अच्छा, ये बताइएगा कि कितना मुश्किल था। सबसे पहले बताइएगा, 3 मुसलसल नाकामियों के बाद आपको क्वालिफाई करना कितनी बड़ी अचीवमेंट लगता है? कितनी पुर उम्मीद थी कि आप जो है इम्तिहान पास कर लेंगी? मेरे ख्याल में पुर उम्मीद तो मैं 21 साल की उम्र से ही थी, लेकिन उस वक्त मैं अंडर प्रिपेयर्ड थी। जो मेरी फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स थी, जो मेरी थर्ड अटेम्प्ट थी वो मैंने खासे फोकस के साथ दी थी। एंड वो जिस तरह एक क्विंटेसेंशियल CSS स्पिरिट होता है एंड CSS एग्जाम होता है कि आप बिल्कुल थोड़े से मार्क से जो है वो आप नाकाम हो जाते हैं। तो वैसे तो अगर मेरी जो 2 अटेम्प्ट्स थी जो मैंने कॉम्प्रोमाइज दी थी, अगर तो ये एक रेगुलर CSS प्रोसेस होता तो फिर मेरी भी होप्स डिस्पेयर हो जाती कि मैंने अपनी 3 अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट कर ली होती। लेकिन मेरे ख्याल में कुदरत मुझे एक चांस देना चाह रही थी कि उसी टाइम पे मेरे पास एक 4th चांस था, जिसको मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री कहती हूँ अब। तो मैंने उसको कैश कर लिया। मैंने वो बिल्कुल जो थोड़ा सा मार्जिन था उसको रियलाइज किया कि इसको मैं बहुत आराम से जो है वो कंप्लीट कर सकती हूँ इन द डेज आई हैव, एंड दैट्स हाउ आई वेंट अबाउट इट एंड आई सक्सीडेड। जबरदस्त। अच्छा अरूसा, ये बताइए कि स्पेशल CSS से क्या मुराद है और जो हमारे मसीही भाई हैं उनके लिए कितना कोटा था और कितने लोगों ने क्वालिफाई किया? अच्छा, तो ऐसा है कि स्पेशल CSS एग्जाम इसलिए मुनक्कद किया गया क्योंकि कैरिड ओवर सीट्स का जो मार्जिन था वो बहुत ज़्यादा था। एंड इसमें जो स्पिरिट नज़र आता है फेडरल गवर्नमेंट का, जिस पे मैं कमेंट करना चाहूँगी, जो कि बहुत पॉजिटिव स्टेप है, कि उस रिप्रेजेंटेशन को बेसिकली रिटेन करना, कि जो रिजर्व सीट्स हैं माइनॉरिटी की वो माइनॉरिटीज़ को ही मिले, या फिर जो हमारे सूबे जिनकी कम रिप्रेजेंटेशन होती है जैसे कि बलूचिस्तान है या फिर और भी फैक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, उनकी जो है वो रिजर्व सीट्स पे वही आके बैठें ताकि कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हो। तो इसके लिए वजह से जो कैरिड ओवर सीट्स थी, जब शहजादा रबाब साहब ने इसको 2020 में अनाउंस किया था, देवर अबाउट 188 सीट्स जो कि लेफ्ट ओवर सीट्स थी। तो उन सीट्स के लिए ये खास तौर पे इम्तिहान लिया गया। हमारी माइनॉरिटीज का कोटा होता है 5% और इस इम्तिहान के लिए हमारी जो सीट्स बनती थी वो लगभग 104 हैं, यानी जिसमें क्रिश्चियन माइनॉरिटी, हिंदू माइनॉरिटी और दीगर माइनॉरिटीज। जी, तो कितना मार्जिन उसमें था जिसकी वजह से ये दोबारा मुनक्किद करवाना पड़ा इम्तिहान? जी, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि 188 सीट्स इज अ वेरी वेरी कंसिडरेबल अमाउंट, यानी उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इसकी होगा कि आमतौर पर रेगुलर CSS में भी, जिसमें पूरा पाकिस्तान की शमूलियत होती है, उसमें भी 250 से लेकर 300 बच्चे पास होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखें कि तकरीबन 200 सीट्स ही उनकी जो है वो रिजर्व्ड होना एक बहुत कंसिडरेबल अमाउंट है, जिसकी वजह से कि फेडरल गवर्नमेंट ने इस रिगरस प्रोसेस को एक दफा स्पेशली वो जो है वो किया। जी, ये बताइएगा कि क्या गुण बताएंगी आपको ये इम्तिहान पास करने का, क्योंकि अब आप तो बहुत तजर्बाकार हो चुके हैं इम्तिहान को देने में, तो क्या कहेंगी कि किस तरह से पास किया जा सके? ये क्या राज है इसका?
जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें राइटिंग स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करें। ये इम्तिहान आपकी ज़हानत का तो है ही है, आपकी मेमोराइज़ेशन स्किल्स का भी है, आपके एनालिसिस को भी चेक करता है, लेकिन साथ-साथ ये एग्ज़ाम लेबोरियस भी है। ये टीडियस इम्तिहान भी है क्योंकि आपको डेली जो है वो कम से कम 6 घंटे लिखना होता है हर पेपर में, और ये पेपर विदाउट एनी गैप्स होते हैं। तो आपके जो 12 इम्तिहान होते हैं वो तकरीबन जो है वो 8 से 9 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप लोग पढ़ें, लिखें और जो है एनालिसिस डेवलप करें। इसमें ये चीज़ बहुत मायने रखती है। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताएं कि आप जॉब भी करती हैं, साथ साथ सीएसएस की तैयारी कैसे मैनेज किया, कितना चैलेंजिंग था? अच्छा, ऐसा है कि जब दरअसल मैं सीएसएस की तैयारी कर रही थी, तो मैं सिर्फ सीएसएस की तैयारी कर रही थी बिकॉज़ इट वाज़ माय पैशन। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी 4th अटेम्प्ट दे दी, तो मैंने उससे पहले जॉब्स के लिए अप्लाई कर लिया था बिकॉज़ मुझे पता था कि वंस आई एम डन विद द रिटन, तो मुझे इस फेज़ में से अब निकलना भी है बिकॉज़ आई हैव अ डिग्री एंड आई नीड टू बी अ प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो मैंने उसके बिल्कुल नेक्स्ट वीक से एनसीसीएस में काम करना शुरू कर दिया, व्हिच इज़ माय अल्मा मैटर। आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनईडी यूनिवर्सिटी। तो आई हैव बीन वर्किंग एट साइबर सिक्योरिटी। राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। तो मैं ये है कि घर से कंट्रीब्यूट कर देती हूँ, लेकिन अभी भी आई एम ऑन लीव। लेकिन देयर आर पीपल हु हैव बीन डूइंग इट विद जॉब्स। आई कमेंड देयर स्पिरिट। लेकिन जिस वक्त मैंने तैयारी की थी, तो मैंने घर बैठ के इसकी तैयारी की थी। ज़बरदस्त। अच्छा, हमारी दुआ है कि आप तमाम मंजिलें अपनी आसानी से तय कर लें आगे आने वाली। लेकिन ये बताइएगा कि अगर आपको मौका मिलता है तो आप कौन से शोबे का इंतखाब करेंगी सीएसएस में? जी, वैसे तो इसका इन्हिसार बहुत हद तक आपकी काबिलियत, आपके मेरिट और आपके मेन इंटरव्यू के स्कोर पर होता है, और पैनल जिसके लिए आप सूटेबल कंसिडर करे। लेकिन मेरी पहली इंक्लिनेशन जिसमें मुझे बिलीव है कि मेरी इनहेरेंट क्वालिटीज वुड बी वेल सूटेड टू द फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान। आई वांट टू सी माई सेल्फ इन द फॉरेन ऑफिस। नाउ लेट्स सी हाउ मच आई सक्सीड इन दैट। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा रूसा, आपकी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अटेम्प्ट करते हैं, एक अटेम्प्ट के, कुछ तो एक के बाद ही हौसला हार जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, कुछ 2 के बाद हार जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने हिम्मत जो है वो नहीं हारी और आपने वाकई 4th तक आप गई, जिसे आप वाइल्ड कार्ड एंट्री कह रही हैं, और आप कामयाब हुई, उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि देयर आर सम पीपल जिनका पोटेंशियल एक्चुअली नज़र आ रहा होता है, उनके टीचर्स को भी, उनके फ्रेंड्स को भी, और उनको सपोर्ट मिलती है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि अगर किसी की इंक्लिनेशन ही नहीं है या डायरेक्शन नहीं है तो वो अपनी ज़िंदगी का इतना वक्त इस तरफ लगाए, उसके लिए मैं ये एडवाइस नहीं दूंगी। लेकिन अगर तो किसी में ये टैलेंट है, पोटेंशियल है और उसको खुद भी पता है, लेकिन सिर्फ वो जो है इस चीज़ की वजह से इस चीज़ को परस्यू नहीं कर रहा कि मेरा सक्सेस डिलेड है, क्योंकि मुआशरे में देखिए पीयर प्रेशर भी एग्जिस्ट करता है। तो मेरी उनके लिए एडवाइस होगी कि डू नॉट गिव इन टू पीयर प्रेशर एंड कीप एट इट, बिकॉज वंस यू गेट द विक्ट्री, ट्रस्ट मी, इट टेस्ट इज स्वीटर देन what you've been through. राइट। तो ये भी बताइएगा कि आपकी तैयारी का मरहला कैसे रहा, कितनी आपको एफर्ट करनी पड़ी, क्योंकि और जो आम तौर पर जब भी कहा जाता है ना कि किसी शख्स को, कोई लड़का लड़की को बताया जाता है कि भाई बड़ा आदमी बनना है आपने, बड़ा आदमी, तो उसके लिए 2 ही चीज़ें कंसीडर की जाती हैं, जिनमें से एक सीएसएस है। तो ये सीएसएस की तैयारी करना कितना मुश्किल था और कितनी आसानी से आप जो है अगर तैयारी करें तो ये मंजिल अचीव कर सकते हैं आपके ख्याल से? मेरे ख्याल में जो लोग इसको आसानी से भी करते हैं वो बहुत डेडिकेटेड होके, फोकस्ड होके 6 to 7 मंथ्स इसको दें, सो दैट्स आल्सो गुड इनफ। मेरे केस में ये था कि मेरी एकेडमी से मैं एफिलिएटेड हूँ, कराची में ही है, तो वहाँ पे जो मेंटोर्स हैं वो बहुत हेल्पफुल थे। मैं उन्हें अप्रोच करती थी एंड उन्होंने अपने चैनल्स ओपन किए हुए थे। यानी एक तो होता है आप क्लासेस अटेंड करते हैं, लेकिन उसके बाद ये होता था कि मैं अपने इंट्रोज लिखती थी, क्वेश्चंस लिखती थी, मैं फिर उन्हें अप्रोच करती थी, मैं उस पर एनालिसिस लेती थी। तो ये एक आउट ऑफ द वे एफर्ट है, यानी आपको टाइम देखे बगैर, घड़ी की सुई देखे बगैर भी काम करना पड़ता है, एंड दैट्स ट्रू। लाइक यू हैव टू वर्क ऑल द टाइम ऑलमोस्ट। आप हमेशा इसके लिए परेशान रहते हैं कि अच्छा मैं फलां चीज़ को भी पढ़ लूँ, ये कर लूँ, या उस टीचर से मिल लूँ, बात कर लूँ। तो ये थोड़े से आउट ऑफ द वे एफर्ट्स होते हैं। इसी वजह से सीएसएस का कहते हैं ना, देयर इज नो वन वे टू इट, एवरीबडी क्रैक्स देयर ओन वे। सो इफ समबडी इज इंटरेस्टेड, आई सजेस्ट देम टू गेट इनटू डूइंग इट। दिस इज समथिंग दैट गेट्स क्लियरर एज यू गो अबाउट इट। दैट वुड बी माय सजेशन। यू क्रैक्ड योर वे, और उस तरह से अब आपको हम विश यू बेस्ट ऑफ द लक कि आपके लिए फॉरेन सर्विस ही एक इंतखाब जो आप करना चाहती हैं उसी के लिए आपका मयार भी बने और आप फॉरेन सर्विसेज में पाक के लिए खिदमत पेश करें। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। ज़रा बात कर लेते हैं कि जानवरों की बहबूद की आलमी तंजीम फोरपास ने सफारी पार्क कराची की दीगर 2 हथनियों की जान को लेकर भी खतरे की घंटी अब बजा दी है। गुज़िश्ता दिनों आपको याद होगा हथनी सोनिया की अचानक मौत के हवाले से हमने आपको बताया था, और अब ये इंकशाफ हुआ है कि हथनी सोनिया की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस्म में बैक्टीरिया की मौजूदगी पाई गई और जिस्म में मौजूद शदीद बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही सोनिया के लिए मुहलिक साबित हुआ। और अब कराची में मौजूद दीगर 2 हथनियों के बारे में ये तशवीश जाहिर की जा रही है। बताया जा रहा है कि सफारी पार्क की हथनी सोनिया की मौत से उसकी साथी मलाइका शदीद दुख में मुब्तला है और KMC ने मधुबाला और मलाइका की सेहत से मुतल्लिक मुआवनत भी मांग ली है। मजीद इस हवाले से बात करने के लिए फोरपास के डायरेक्टर डॉक्टर आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। क्योंकि आप अंग्रेजी में बात करते हैं ज़्यादातर, तो विल स्विच टू इंग्लिश। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। ये बताइएगा, टेल अस व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ, व्हाट्स द एग्जैक्ट सिचुएशन? Thank you so much. Good morning, and thanks for the opportunity once more. In fact, the team in Safari Park, as well as a team of experts from Forpos, based on the post-mortem inspection, which is done after Sonia death, we find that Sonia passed away due to severe septicemia, which means a bacterial infection due to an abscess in the leg, and this affect a lot of organs like the liver, the lung, and the elephant pass away. Based on this, the team sure will give a prophylactic medication for the other 2 elephants, Malaika and Madubla, and I hope by beginning of February we will do another examination to follow up on the 2 elephants at Safari Park. Right. So we actually are very concerned about the rest of the elephants, because one of those were brought here to survive, to get along with the other elephants. So what do you think? Is just about the companionship, or is there something really worried going on that can also affect other animals? In fact, moving Madubla was a very good step. Madubla is a big support currently for the elephant Malaika. The death of Sonia is new to a current situation. I think the Safari Park previously was not prepared to keep elephant as well as Karachi Zoo. So in the last few months, we done a lot of improvement together with KMC at Safari Park. We tripled the size of the elephant, and the food care for the elephant was mandatory. For this, we need to build a training wall for the elephant that the animal keeper can do a regular food treatment. Elephant in captivity need regular food treatment, especially their nails. And if this not exist, this is a dangerous, and this is the result. But I think in the near future, all this situation will be improved, and I don't see in the current situation a danger for the other 2 elephants. Right. Okay, Doctor, can you please tell us about the health of other 2 elephants, or are they physically well, or they might suffer the trauma of their companions' demise? Right. Whatever going on with the other 2 elephants, we are more concerned. We are more concerned about their health, because it's just trauma, or is there a bacterial infection that has been reported? Sonia was sick. This was clear, and she have infection. Now we took blood sample from the other 2 elephants. We will examine them, but physically the other 2 elephants, Malaika and Madubla, are physically in a good condition, and sure we will follow with them in the coming weeks. And in fact, the behavior of Malaika, it is a social elephant. I mean, she lost her sister. She went very nervous. It was very sad. The reason Madubla was really a big support for the other elephant to take care of her. Elephant really are very social animal, very intelligent animal, and I think the proper care will be given, and I hope in the near future the condition will be improved, and we will see both elephants are living good together. Dr. Amir, what do you think? Are there enough efforts to preserve whatever is left of animals in our country, or there are more efforts needed to protect them or to provide them? Because sometimes even this has been reported that in Karachi Zoo, there were a lack of food for these animals, for which they have died.
Sure, there is a room of improvement is needed all the time. I mean, based on the recent development in Safari Park with a lot of enrichment, infrastructure, increase the size. Elephant need more space. And we had the opportunity to meet with the commissioner of KMC, where he really was very cooperative and said, we will be able to increase the size of the enclosure of the elephant. So there is a room of improvement all the time. And I'm thankful for Pakistan to give us the opportunity because we learn also so much. Sure, it's not everything perfect there, but I think a lot of things should be done. But I think this should be done also in cooperation. A lot of things are needed, and I think there is a great steps are taken in the last months, and there is a lot of things will be done, inshallah, in the near future. Right, and a lot of thanks to you as well, because whatever you are doing for the animals and for our planet is commendable as well. It's not just Pakistani authorities that have been their work, it's you too who are protecting our environment. Thank you very much for giving us time, Dr. Amir. और डॉक्टर आमिर की तरह के लोग हैं जो 4पास जैसी तंजीमों को चला रहे हैं, और ये 4पास की तंजीम जो है ख़ास तौर पर डेडिकेटेड है 4 पैरों पर चलने वाले एनिमल्स के लिए, इसलिए ये 4पास कहलाती है। इसके साथ साथ इनकी कोशिश ये होती है कि इंसान जो कि जिसकी आबादी में मुसलसल इजाफा हो रहा है और दुनिया को अफेक्ट कर रहे हैं, ज़मीन को अफेक्ट कर रहे हैं, एनिमल्स को अफेक्ट कर रहे हैं, उनको किसी तरह से बचाया जाए। हम ब्रेक के बाद ब्रेक पर जाने से पहले हम झलकियाँ दिखा देते हैं अपने फ्लैगशिप शो की। आप बताएंगी है ना, कारवां सराय में इस बार क्या है, देखते हैं। सराय में क्याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में सलाम। ये जिमी नेल्सन का जो पुराना कैमरा है, इसको देखकर मुझे शायद जैदी साहब याद आ गए, मरहूम। वो मेरे साथ हरामोश गए थे ट्रैक के लिए और अपने साथ ये पुराना कैमरा लेके गए, बाकायदा इसी नौइयत का, और उसके साथ उन्होंने वहां पे पोर्ट्रेट्स उतारी थी। We had a friend, he was a very famous photographer, he took very many portraits of very famous people. He made a portrait of me also, very nice, very tremendous. And we went on a trek together to Haramosh. And very few people go to Haramosh. It's a fantastic place to go because I wrote a book about Haramosh and now people are going there. And Shahid Zadi, he took exactly a camera like this, the old one. इनके कह ये रहे हैं कि मतलब ये रागापोशी के बेस कैंप पे भी गए हैं, कंगोडिया भी गए हैं, और भी इन्होंने ट्रैक्स किए हैं। स्नो लेक जिस तरह के इन्होंने कहा है कि ये मेरे लिए एक पिलग्रिमेज है, एक जियारत है, और मैं अपने बच्चों को इसलिए लेके जा रहा हूँ कि जो टेक्निकल एस्पेक्ट है इस दुनिया की, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे चली गई है कि लोग उसमें इन्वॉल्व होकर अपनी जो ह्यूमैनिटी भी और ह्यूमिलिटी भी वो फरामोश कर बैठे। तो मैं अपने बच्चों को लेकर वहां इसलिए जा रहा हूँ ताकि वो बच्चे जो हैं वो जान जाए कि देयर इज एन अदर वर्ल्ड। योर वन फोटो describes more than my one book. I'm sure when you go to Snow Lake, you'll take such photographs which will outweigh my whole book. Snow Lake Track is considered to be one of the 3 or 4 topmost tracks in the world. I would argue that it's probably the. Well, I didn't want to say it. I thought maybe you think that I'm too patriotic. No, but I'm an adopted patriot, so Yeah. I'm there with you. मुस्तनसर हुसैन साहब की ये जिमी नेल्सन से दूसरी कड़ी है और ये दूसरी एपिसोड है जिसमें आप उनकी गुफ्तगू सुन सकते हैं, और काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं। जिमी नेल्सन जो ब्रिटिश फोटोग्राफर हैं, बहुत बड़ा नाम है और फोटोग्राफी की दुनिया में इनकी एक ख़ास अहमियत है, इनके काम को सराहा जाता है। ज़रूर देखिएगा इतवार की शब रात 8:05 पर। ब्रेक पर जाएंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो दूसरे मरहले में बात करेंगे सियासत पर। मुज़ाकरात चलें जनाब, सियासत की बात करते हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात को लेकर मूड बेहतर है, मगर बानी पीटीआई की 2 शराइत और इतवार तक मुतालबात मंजूर ना होने की सूरत में सिविल नाफरमानी ने मुज़ाकरात पर मज़ीद तलवार लटका दी है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मुज़ाकरात पर अपने खदशात का भी इजहार कर दिया। उन्होंने कहा है कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी बना दी है, लेकिन लगता है कि हुकूमत को मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं है। मुज़ाकरात करने हैं तो करें, नहीं करने तो ना करें, हमने किसी के पास नहीं जाना। Committee
तश्कील दी, बनाई और कहा कि आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो ये लोग हैं और ये बातचीत करेंगे और उसकी उसको चेयर जो है उन्होंने मुझे बनाया और पर आप अंदाज़ा ये लगा लें कि हुकूमत इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका कोई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं, हमारी टीम जो है बनाई हुई है, इसने बात करनी है तो करें, नहीं करनी तो ना करें। जबकि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल के बाहर साफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 21 दिसंबर तक दोनों तरफ से मस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। उम्मीद करता हूँ सियासी जमातें गौर फिक्र के साथ कोई हल निकालेंगी। और सिविल नाफरमानी की तहरीक पर बानी PTI से मुशावरत हुई है। उधर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अपने एक बयान में कहा था कि मेरा घर और ऑफिस मुज़ाकरात के लिए हाजिर हैं। गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि डायलॉग ही हर मसले का हल है और ज़रूरी नहीं हर चीज़ का फैसला हो जाए और हर शर्त भी मान ली जाए। बैठकर बात करना जमहूरियत का हुस्न है कि हर शरात मानी जाए, मगर बैठ के बात करना ये जमहूरियत का हुस्न भी है और यही मैंने ये 6 पार्लियामेंट्स जो गुजारी हैं उसमें सीखा है। और जनाब दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान आज दोपहर 3 बजे वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। मौलाना फजल रहमान इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का मौक़िफ़ वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार आमिर सियाद साहब। आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच हमें टाइम देने के लिए। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। माशाल्लाह आप बड़े तरोताज़ा आप लोग नजर आ रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, होना पड़ता है। अच्छा ये बताइएगा कि मुज़ाकरात पहले हुकूमत दावत देती रही है, वज़ीर आज़म मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात का जिक्र कर चुके, दावत दे चुके, अब तहरीक इंसाफ संजीदा है मगर हुकूमत संजीदगी नहीं दिखा रही, ये क्या वजह हो सकती है? ये बड़ा आपने अहम नुक्ता उठाया है, क्योंकि मुझे नजर ये आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ी यकसुई है। उनके कई जो है मतलब इवन जो उनके हार्ड लाइनर्स हैं वो भी कहते हैं कि जो हुकूमत से मुज़ाकरात हो, मतलब हुकूमत वसीला बने, इस्टेब्लिशमेंट से भी हमारी बातचीत हो और मसले को तय किया जाए। हुकूमत की तरफ से हमें मुतज़ाद इशारे मिल रहे हैं। उसके बाद लोग जो है सीनियर उनके रहनुमा वो कहते हैं कि जी बिल्कुल हवा का एक खुद झोंका है, अच्छा झोंका है, कोई अच्छी बात करे, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी जैसे हनीफ कासिम साहब ने कभी दानियाल चौधरी इस तरह के लोग जो है बजाय इसके कि माहौल को साजगार बनाए मुज़ाकरात के लिए वो खराब कर रहे हैं। कि जब आप एक तरफ आपके स्पीकर और दीगर को कहते हैं कि जी मुज़ाकरात के दोस्त हैं, दूसरी तरफ अगर आप किसी जमात को जो है कहते हैं कि फितना और खवारिज से मिलाएंगे, ये फितना सियासत है, तो फिर बात करने वाली बात नहीं रहती है। और मुझे हैरत है कितने पुराने सियासतदान हैं वो किस तरह से ये बात करें कि कैसी सियासी जमात कि जिसको बेशुमार पाकिस्तानियों की कहते हैं ना ताईद हासिल है, उनके लोग उसमें हैं, असेंबलीज में हैं, उनको आप कैसे सिक्योरिटी रिस्क कह सकते हैं, कैसे आप कह सकते हैं? उनको याद करना चाहिए कि एक जमाने में इसी तरह बेनज़ीर को सिक्योरिटी रिस्क कहा जाता था, हालांकि सिक्योरिटी रिस्क नहीं। नवाज शरीफ साहब पे बड़े बड़े मुकदमात बने, हत्ता कि जहाज के इख्वा का हाईजैकिंग का मुकदमा भी बना कहा जाता था। दोस्तों जो भी म्यान रवि से बात करने वाले थे, संजीदा लोग थे, वो कहते थे कि भाई इस तक चीजों को नहीं लेके जाना चाहिए कि आप किसी को गद्दार कहें, मुल्क दुश्मन कहें, वतन दुश्मन कहें। तो ये एक बड़ी दुख की बात है। जब मेरे ख्याल में PTI को कोई इशारा है इस बात का, उसको वो है कि जो यकसुई के साथ मुज़ाकरात के लिए पुश कर रहे हैं। और हुकूमत में आपको बज़ाहिर 2 ख्याल नजर आ रहे हैं। ख्याल कहते हैं कि चलें बैठ के रिजॉल्व करते हैं, और एक वो है कि जो समझता है कि अगर हमने PTI से बात की, मसला हल की तरफ जाता है, एस्टेब्लिशमेंट से उनका पैचअप होता है, उसमें नुकसान नून लीग का ही है। तो वहां पर क्योंकि एक है ना कि हुकूमत क्या देने की पोजीशन में है, ये बड़ा सवाल है। क्या दे सकती है, क्या देना चाहेगी, और अगर देगी तो उसका नुकसान, उसकी कीमत क्या होगी हुकूमत के लिए? ये बहुत बड़े सवाल हैं। उसका मेरे ख्याल में हुकूमत भी सोच रही होगी कि हम क्या कर सकते हैं, कि अगर हम असीरों को छोड़ते हैं, अगर हम 9 मई की तहकीकाती कोई जुडिशल कमीशन बनाते हैं, कोई हम 26 नवंबर का बनाते हैं, और फिर जो सबसे बड़ा एक इलेक्शन के ऑडिट की अगर बात होती है, ये ऐसी बात है कि जिसका नुकसान हुकूमत को ही होगा। जी अच्छा, तो आमिर साहब आपको नहीं लगता कि लचक तो फिर दोनों जानिब से ही दिखाई जानी चाहिए? जिस तरह से बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तो मुतालबात मशरूत कर देती है, मुतालबात से मुज़ाकरात को, अब सिविल नाफरमानी की बातें हो रही हैं,
डेडलाइन दी जाती है कि तब तक मुज़ाकरात कर लिए जाएं। जो उमर अयूब साहब ने कहा वो भी आपने सुना। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वैसे बज़ाहिर तो लगता है कि ऑलरेडी अपनी बार्गेनिंग जो पोजीशन है वो लूज़ कर चुकी है, तो उसमें भी इस तरीके से मुज़ाकरात में शराइत लगाना आपको लगता है कि दुरुस्त है? और ऐसी सूरत में मुज़ाकरात क्या हो पाएंगे? ये मेरे ख्याल में बहुत स्ट्रॉन्ग फेज होगी कि हम कहें कि जी बार्गेनिंग पोजीशन लूज कर दी है उन्होंने, क्योंकि जो सियासी तहरीकें होती हैं उसमें ये नहीं होता कि तो पीटीआई की गलती है कि वो हर चीज को फाइनल कॉल कहती है, तहरीकों में कोई फाइनल कॉल है ना। बात की तहरीकें तसलसल के साथ चलती है, आर्ट होता है, फन होता है सियासत का। तो वहां पर एक मुझे समझ भी नहीं आता कि क्या वो लोग करते हैं, समझते कोई बड़ा एक्ट ऑफ ब्रेवरी करेंगे, बहुत सारे लोग जमा हो जाएंगे तो हुकूमत दम तख्ता हो जाएगी, वरना तहरीक तो है। लाहौर में, कराची में, हर बड़े शहर में मुजाहरा होता है, जलसा होता है, एक पूरा मोमेंटम बनाते हैं, फिर कहीं जाके आप कल्मिनेशन की तरफ जाते हैं। तो उनकी स्ट्रेटजी की कमजोरी है अपनी जगह, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अवाम में अपनी ताईद खो दी हो और हुकूमत मकबूल हो गई हो, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो उसकी और उसके लोग भी उसी तरह इंटैक्ट हैं। तो वो जैसे भी हैं, मतलब है कि उनकी बार्गेनिंग पोजीशन है। अगर फर्ज करें कि पीटीआई के साथ मामला तय नहीं होते, आप तस्वुर करें कि अगले 4 बरस इसी तरह जूतम पेदार रहे पाकिस्तान, इसी तरह की इंस्टेबिलिटी रहे, पाकिस्तान आगे तो नहीं बढ़ सकता। जबकि हम देख रहे हैं कि इतने बड़े चैलेंज हैं, माशी चैलेंज है, दहशतगर्दी के चैलेंज है, अमरीका बहादुर आपकी कंपनियों पे पाबंदी लगा रहा है, भारत जो है वो जहाज जा रहा होता है वो रोक लेता है कि जिस पे पाकिस्तान के न्यूक्लियर या मिसाइल प्रोग्राम की चीजें हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं। तो पाकिस्तान हर तरफ से खतरों में घिरा हुआ है। उस खतरों में से निकलने के लिए सबसे पहले अपने अंदर इत्तेहाद लाना होगा, अपने अंदर जो इंस्टेबिलिटी अदम इस्तेकाम है उसका खात्मा करना होगा। और उस खात्मा जब हुक्मरान शराफी जब तक अपना अकल की होश के नाखून नहीं लेगी भाई, तो होगा नहीं। जी राइट। आमिर साहब ये बताइएगा कि जो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून ये क्लेम करते हैं कि हमने कभी ऐसा नहीं किया, हमने तो जो है हमेशा एक नर्म रवैया इख्तियार किया है, चाहे हमारी पार्टियों के साथ, लीडरान के साथ कुछ भी होता रहे। लेकिन ये बात भी देखना ज़रूरी है कि उस ज़माने में न्यू मीडिया मौजूद नहीं था, फीडबैक देने का ज़रिया ही कोई मौजूद नहीं था, जबकि अब चीज़ें बदल चुकी हैं। ट्रेडिशनल मीडिया में अखबार, रेडियो, टीवी, इसमें तो आप अपना फीडबैक नहीं दे सकते हैं, लेकिन फौरी फीडबैक आता है। अगर कोई भी मसला हो, कोई भी बात हो, उसका फौरी फीडबैक एक हमें मिलता है सोशल मीडिया पर और उसके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे। तो आपको नहीं लगता एक हथियार के तौर पर पीटीआई ने तो उसको इस्तेमाल किया है, लेकिन एक अब चीज़, एक प्लेटफॉर्म अब मौजूद है तो उसका इस्तेमाल तो करेगी जो पार्टी इस वक्त मौजूद है। अगर उन्होंने नहीं किया और उनके पास वो माहौल नहीं था उस वक्त फीडबैक देने का, तो ये क्लेम ठीक रहता है, उनका क्लेम दुरुस्त है? मुझे बड़ी खुशी है कि आपने ये सवाल, ये अहम नुक्ता उठाया और उसकी वजाहत भी आपने की है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे लिए तासुर ये दिया जा रहा है कि तारीख जो है वो 2022 से शुरू होती है पाकिस्तान की, ऐसा नहीं है। हमने देखा है जब पीपल्स पार्टी मुश्किल में थी, पीपल्स पार्टी से तो एजेंटो बनी थी, है ना। पीपल्स पार्टी से तो मतलब है आप जो है दहशतगर्दी के बहुत सारे जो उनके पुराने कारकुन थे उसमें मुलविस पाए गए थे। और एमआरडी की तहरीक में क्या तशद्दुद नहीं होता था, क्या उस पर बंदूक नहीं जलाया जाता था? वो ठीक है कि एक इतना बड़ा मोमेंटम नहीं होता था कि आप जाके चढ़ दौड़े, मगर कोशिश तो की थी। किसी ने फौज की जीप जला दी थी, कराची यूनिवर्सिटी में आई थी, तो ये सब चीजें होती थी। मगर जाहिर है कि कितनी आपको आमिर साहब जब भी उनको हटाया गया नून लीग को, उनके साथ ये होता था कि वो अवाम में उनकी मकबूलियत बिल्कुल नीचे होती थी, बल्कि एक पजीराई होती थी। 99 का coup मैंने अपनी आंखों से इस्लामाबाद में देखा तो लोग खुशी का इजहार कर रहे थे जब मुशर्रफ साहब आए थे। जब आपकी अवाम में ताईद नहीं है तो आप सड़कों पे नजर नहीं आएंगे। बेचारे मुशाहिदुल्लाह साहब कराची में कुछ लोगों को लेके 10-5 को लेके निकले थे, उसके बाद मामला टाइम फिश हो गया था और नून लीग के बटन से काफरीक निकल आई, ठीक है ना। तो और काफरीक ने अपना इलेक्शन में परफॉर्म किया था। यहाँ तो पीटीआई से जो धड़े निकले इनका जो था इनके पुराने सीएम का और दीगर आईपीपी, वो तो खत्म हो गए, वो तो उनको इलेक्शन में पजीराई नहीं मिली। फिर आपका बड़ा अहम है कि जी सोशल मीडिया को आप इसलिए कि पुराने जमाने की 1980-90 की चाय की दुकान है जो हम बाहर बैठ के पिया करते, तो हमारे दिल में जो एक आम आदमी के आता था वो बोला करता था। अब सहाफी है, वो तो सहाफी की तरह बात रखेगा, अपना नुक्ता नजर रखेगा, तजिए का रुस्सा रखेगा। जो चाय की दुकान पे बैठा है वो बादौकात सख्त लहजे में बात करता है, वो हो सकता है कि गाली भी दे रहा हो। तो वो तो मतलब है कि आपका एक होता है कि किस लहजे में, अब वो एक्स का है या फेसबुक है,
वो हमारा अब गली का चौराहा बन गया है। तो उस चौराहे के ऊपर लोग आवाम की नकारे आवाज़ खल्क है जिसको आपको नकारे खुदा सुनना चाहिए, समझना चाहिए। लोग बोल रहे हैं और लोग नाराज हैं इस हुकूमत से। लोग समझते कि जी बड़ा ये जो इलेक्शन था 2024 का, उससे तमाम धांधलियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे या तो साबित करे कि नहीं हुआ, ठीक है ना। आप कहते हैं कि जी झूठ है वो जो है गोली चलाने का जो इस्लामाबाद पे चली है। मैं कई टैक्सी ड्राइवर से कराची में मैंने बात की और आम लोगों से बात की, वो हुकूमत का बयानिया मान ही नहीं रहे। अब आप खुद सोचे कि हुकूमत बात क्यों नहीं मान रहे। फिर उसकी बात है कि आप हुकूमत कहती थी फला झूठ बोल रहे हैं, तो भाई आपके गुजरा भी और बहुत सारे लोग भी तो झूठ ही बोल रहे हैं। अच्छा, तो आमिर साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि फला हो गया, इमरान खान ने ये कर दिया, फला ने ये कर दिया, यू नो, तो उसमें क्या झूठ नहीं है? क्या ये झूठ नहीं था? हम माने ना कि कहते थे मैं पेट फाड़ूंगा, शहबाज शरीफ साहब वो चोरी करते पीपल्स पार्टी के लोग, और पीपल्स पार्टी ऐसी एलिगेशन, क्या वो सच बोल रहे थे? तो सच बोल रहे थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान के बारे में भी बहुत सारी बातें करती थी, लेकिन हमने देखा है कि पाकिस्तान की सियासत में ऐसे सब कुछ चलता है और जो हरीफ होते हैं हलीफ बनते हैं, उन्हें देर नहीं लगती, और जो हलीफ होते हैं उन्हें हरीफ बनते देर नहीं लगती। यही कुछ मामला थोड़ा बहुत हमें नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी भी नून लीग से कुछ खफा दिखाई दे रही है। जिस तरह हमने देखा परसों इंटरनेट वाले मामले पर अब्दुल कादिर पटेल और शाजिया मनी ने जो है वो सख्त गुफ्तगू की, फिर उसके बाद कल के इजलास का बायकॉट किया गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी इसी तरह की बात करते हुए दिखाई दिए, इस पर क्या कमेंट करेंगे? ये अभी तक तो मैं समझता हूँ कि फ्रेंडली फायर है ये। एक बात आप समझे कि ये लोग जो है ना मजबूरी के साथी हैं और एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते हैं। मजबूरी कहते हैं ना, स्ट्रेंज बेड फेलोज हैं ये। लेकिन मजबूरी है कि फिलहाल इनको हुकूमत को चलाना है। जिस दिन पीपल्स पार्टी को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उससे पुल आउट करेगी, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया। और दोनों को एक दूसरे की इनसिंसियरिटी का एहसास है, उन्हें पता है कि हमारे कितने दोस्त हैं। ये दोनों कहते हैं ना तरफ की मोहब्बत एक जैसी है। ये नहीं कि नून लीग बहुत चाहती है पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत उसी तरह वो भी बहुत चाहती है नून लीग को, ये बात समझिए। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सब फ्रेंडली फायर है। पीपल्स पार्टी अपने आप को रेलेवेंट रखना चाहती है, न्यूज में आने के लिए थोड़ा बहुत ये लोग शोर मचा देते हैं, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया ये पार्टी को वेस्ट करें, उससे अलग हुई हुकूमत से। हुकूमत की सपोर्ट अभी जारी रखेंगे और यही हाल बेचारी एमक्यूएम का है, क्योंकि एमक्यूएम इरेलेवेंट हो गई है। अभी वो आप सोचिए उनके वजीर तालीम है खालिद मकबूल सिद्दीकी, वो मौलाना से मिले और मौलाना की जो मुतालबात थे उनको मान रहे हैं। अब हालांकि भाई आप वजीर तालीम है, आपको तो कुछ होना चाहिए कि मदारिस जो है वो तालीम के अंडर में होने चाहिए, तहत होने चाहिए। तो बेचारी एमक्यूएम का भी उसको पता है हमारी 22 सीटें पता नहीं कैसे आ गई हैं, क्या हुआ है, तो वो भी दे ट्राइंग। तो आमिर साहब, आज जो मुलाकात होने वाली है मौलाना साहब की वजीर आजम साहब से, तो इस मुलाकात के बाद आपको क्या लगता है कुछ टिल्ट मौलाना का हुकूमत की जानिब हो सकता है? देखिए, जो उनका बुनियादी मुतालबा है, क्योंकि पुराने 5 मदारिस की मोनोपोली टूट गई है 2019 में जो कानून 21 में आया था, 19 में 21 में जो भी पीटीआई दौर में, तो ये उसको विन बैक करना चाहते। उन्हें पता है हुकूमत मजबूर है, कमजोर है, तो हम कुछ कंसेशन ले लें और हुकूमत गालिबन इनको कंसेशन दे देगी। मैं जो देख रहा हूँ, या तो 2 मुतवाजी सिस्टम होंगे कि जो नए मदारिस हैं, जो नए बोर्ड बने कि वो अपने नए सिस्टम के तहत चलें, और ये 1860 के बोर्ड के तहत चले, एक्ट के तहत चले। ये लोग 1860 का जो था, फिर इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास आप जाए, हालांकि बड़ी ज्यादती है। क्यों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, क्यों नहीं वजारत तालीम, क्यों नहीं मदारिस के ऊपर अकाउंटेबिलिटी? जब मेडिकल कॉलेज रेगुलेट हो रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज रेगुलेट हो रहा है, तो क्यों मदारिस रेगुलेट नहीं हो रहे? सऊदी अरब में क्या मदारिस को आपने बिल्कुल छोड़ा हुआ है बगैर किसी मॉनिटरिंग के, यूएई में छोड़ा हुआ है, इजिप्ट में छोड़ा, किसी मुसलमान मुल्क में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही। तो इन्होंने समझा हुआ है कि इलाका गैर है हमारे मदरसे, तो हम अभी तो लोग मजा ये ले रहे कि जी मौलाना जो है क्योंकि हुकूमत के खिलाफ बात करे, लेकिन हुकूमत इनकी बात मानती है, कंसेशन देती है। मैं समझता हूँ कि मदारिस के बच्चों पे जुल्म हो, दुनिया खला पे पहुंच गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया, हमारे यहाँ झगड़ा हो रहा है जी मदारिस रजिस्टर कैसे होंगे। आप सोचे ना, मदारिस की प्यारे तालीम पे हम बात नहीं कर रहे, हम ये बात नहीं कह रहे कि उन बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, उनको कैसे का एक कैरी बनाएंगे हम। मतलब है ये मौलवी हजरात कहाँ चीजों को लेके जा रहे हैं, तो बड़ा दुख होता है। और हुकूमत मुझे लगता है कि घुटने टेक देगी इस मामले के ऊपर। जी राइट। आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना तजज़िया पेश किया और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये बच्चे भी तो पाकिस्तानी हैं, भी तो तमाम वो सहूलियात मुयसर होनी चाहिए और एक्नॉलेजमेंट के साथ मुयसर होनी चाहिए जो दीगर स्कूलों में बच्चों को होती हैं।
तो आपकी बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना ज़रूरी है कि हमारे दीगर माहदे भी हैं जो हमने IMF के साथ किए हुए हैं, दीगर बातचीत जो चल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे इकदाम पाकिस्तानी हुकूमत को ना चाहते भी उठाने पड़ते हैं और ज़ीरक सियासतदान मौलाना साहब कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। ब्रेक के बाद हासिल। वेलकम बैक। एक्सप्रेसो का प्लेटफॉर्म है जहां पर नए टैलेंट की तरवीज के लिए, तरक्की के लिए हम बात करते रहते हैं, कोशिश करते हैं नए से नया टैलेंट मुतारिफ करवाते रहें। और कुछ टैलेंट तो ऐसा है जिन्होंने सोशल मीडिया पर पहले ही अपनी धाक बिठा रखी है। उन्हीं में से एक हमारे साथ गुलकार स्टूडियोज में मौजूद हैं एहतशाम बशीर। एहतशाम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वेलकम टू एक्सप्रेसो। बताइएगा कि कोई खास जॉनरा आपका जिसके लिए, क्योंकि सावला मैंने आपका गाना सुना है, काफ़ी ज़बरदस्त सॉन्ग आपने जो है उसमें आपने गुलकारी का मुजाहरा किया है, लेकिन इसके साथ साथ आप चाहते हैं कि किसी खास पॉप सिंगिंग या सेमी क्लासिकल किसी पैराए में आपको पिरोया जाए और उससे जाना जाए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फरीद भाई का जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया है आपका। और बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, सूफी गाता हूँ, मतलब पॉप भी गा लेता हूँ, रॉक भी गा लेता हूँ, मतलब जितने भी जॉनराज हैं सब गा लेता हूँ। लाइक कोशिश करते हैं सब। तो आपको लगता है कि जहतों में डिवाइड करना मुनासिब है या इसे खुला छोड़ देना चाहिए? नहीं, इसको आप अगर कर सकते हैं तो कोशिश तो करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। राइट। तो ये बताइएगा एहतशाम, ये गुलकारी का आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? मुझे तो आप अभी भी बहुत छोटे से लग रहे हैं। जी ऐसे ही है, सभी ऐसे कहते हैं, छोटे से लग रहे हैं। तो रिसेंट भी मैं आया था, ये मेरा दूसरा है एक्सप्रेसो में, लास्ट टाइम भी मैं आया था जी। और जो है मैं वैसे बचपन से ही कर रहा हूँ। आई वाज 5 year old आई रिमेंबर जब मैंने पहला इवेंट किया था, लाइक फैमिली गैदरिंग थी। ऑलरेडी काफ़ी जगह पे मैं बता चुका हूँ, लेकिन आपने सवाल किया तो मैं आपको भी जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ। तो जो ऑडियंस है वो देख रही है वो भी ज़ाहिर है। तो उसके बाद से जो है फिर फैमिली ने अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया और फिर मतलब इसी तरह सिलसिला चलता रहा ना। तो सिलसिला चलता रहा, फिर स्कूल लाइफ थी, कॉलेज लाइफ थी, फिर गैदरिंग्स ऐसी। और उसके बाद फिर 2015 में आई थिंक 2015 या 16 में एक कॉन्टेस्ट हुआ था वॉइस ऑफ बहावलपुर के नाम से। आई एम फ्रॉम बेसिकली बहावलपुर। अच्छा, ज़बरदस्त। तो वहाँ पे जो है अच्छी परफॉर्मेंस रही मेरी, स्टैंडिंग ओवेशंस भी मिली और बड़ा अप्रिशिएट किया। तो खुशी हुई कि मतलब कुछ है दम में, कोई अप्रिशिएट करे ना तो खुशी होती है, एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर वहाँ पे कुछ दोस्त बने, करीबी दोस्त बने, जिनके साथ फिर अभी तक भी गैदरिंग्स होती हैं। काफ़ी लोग हैं, तो कुछ लोग अपने अपने कामों में लग गए हैं और कुछ लोग जो हैं कर गए हैं। बस ये कि तब से सिलसिला चलता रहा करते करते। फिर उसके बाद मैं इंटरमीडिएट किया। इंटरमीडिएट के बाद फिर और भी मामला चलते रहे। राइट। तो हम आपकी गुलकारी के सफ़र के बारे में जाने, आपने वो वॉइस ऑफ बहावलपुर में। जी मैं वही बता रहा हूँ आपको। जी मैं वही बता रहा हूँ। ये सफ़र इसी तरह चलता रहा और उसके बाद जो है लाइक मैंने इंटरमीडिएट के बाद जो है प्रॉपर रील्स बनाना स्टार्ट की इंस्टाग्राम पे ना। इंस्टाग्राम पे तो मैं कब से था, 2017 से मेरा अकाउंट बना हुआ ना, ऑल ओवर द सोशल मीडिया पे, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, सब पे अकाउंट बना हुआ। तो मैंने जो है रील्स डालना स्टार्ट की। मैं डेली वीडियो बनाता था और जो है उसके बाद जो है मतलब व्यूज़ ऐसे नहीं आते थे, 50, 20, 30 इतने व्यूज़ आते थे। तो मैं फिर बनाता रहा, मोटिवेशन रही। 1 साल मैं अपने कमरे में बंद रहा, मैंने वीडियो बनाई प्रॉपर जो रील्स होती है एक मोबाइल के साथ। तो उसमें से 6 मंथ, मेरे ख्याल 6 माह बाद या फिर किस सॉन्ग से वायरल हुए आप? मैं आपको बता रहा हूँ। 6 माह या 8 माह बाद ना मेरा एक गाना वायरल हुआ था, पहले एक ऊंची ऊंची दीवारों। उसके बाद मेरा OST आपने सुना होगा इश्क मुर्शिद का, तेरा मेरा है प्यार अमर। तो वो मेरा बहुत वायरल हुआ, उसको मैंने अपने स्टाइल में जो है करके गाया ना। तो फिर इमरान अशरफ साहब, उनका मुझे मैसेज आया, उन्होंने मुझे अपने शो में इनवाइट किया मजाक रात में। रिसेंट ईयर में मैंने मजाक रात भी किया ना। तो उन्होंने मुझे वहाँ इनवाइट किया, वहाँ पे फिर मैंने कर दिया मिल सावल यार गाया जो उन्हीं के ड्रामे का। तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, तो ऑडियंस ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया। फिर जो है फेस वैल्यू बढ़ती गई और जो है फॉलोअर्स भी बढ़ते गए। आप देख रहे हैं अब आपकी फेस वैल्यू इतनी है कि अब आप एक्सप्रेसो पर भी मौजूद हैं। थैंक यू जी। और इसके साथ साथ कुछ सुनना नहीं, बातें तो बहुत कर ली हमने। तौर पर उन्होंने बता दिया ना कि उनका सफर जो है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैंने अपना सफर इसीलिए आपको जरा बताया क्योंकि मैं
सब जगह पे इस तरह डिटेल में नहीं बताता। मैं ये चाह रहा हूँ जितने भी यंगस्टर्स मुझे देख रहे हैं तो इस तरह मोटिवेट हों। जो मैंने आपको बात बताया ना, 1 साल मैंने कमरे में बंद होकर रील्स बनाई प्रॉपर, जबकि व्यूज नहीं आ रहे थे, वो एक मोटिवेशन थी इसीलिए, ताकि आपको देखते हुए और आपको देखते हुए जस्टिन बीबर भी बात का याद आता है, क्योंकि उसकी भी कोई स्टोरी आपसे मुवासित रखती है। अब वक्त है आपको सुनने का। अच्छा जी, तो कुछ सुना दीजिए। अच्छा, मेरा जो है रिसेंट आपने बात की सांवला की, तो वो मैं आपको उसके कुछ बोल सुना देता हूँ। दूर ना जा सांवला, इंज नाम का सांवला, दूर ना जा सांवला, इंज नाम का सांवला, बाज तेरे अखियां बरसे, तेन वेखण लई तरसे, तू मुड़ घर आ सांवला, इंज नाम का सांवला, दूर ना जा सांवला, इंज नाम का सांवला। क्या बात है, जबरदस्त जादू है आपकी आवाज पे जी। हम बिल्कुल वाकई रिफ्रेश हो गए, हमने आपकी सुबह सुरों से भर दी है जनाब अपनी ऑडियंस की भी। अच्छा, मुझे बताएं, आपने सीखा है प्रोफेशनली कहीं से, या ये जो आपकी आवाज है, जो आपके पक्के सुर हैं, ये गॉड गिफ्टेड है? ये वैसे तो मैं ये कहूँगा कि गॉड गिफ्टेड है। अच्छा, जबरदस्त। तो क्योंकि बचपन से ही करता आ रहा हूँ, बचपन से ही अल्लाह ताला ने आवाज़ दी, ऑब्वियसली आवाज़ थी तो लोगों ने अप्रिशिएट किया, फिर वो साथ के साथ सीखता रहा, सुन के सीखा है मैंने, किसी से प्रॉपर जिस तरह उस्ताद दी। एक तो सीन होता है ना घरानों का, करने वाला जो सिलसिला है ना, कई लोग अप्रिशिएट गलत डायरेक्शन में भी कर देते हैं, गलत कर देते हैं। आपको जब आप ये बात कर रहे थे तो यही सोचा था कि कुछ लोग जो है ना जानबूझ के गलत राह पे आपको डाल देते हैं अप्रिशिएट करते हुए। जी जी। लेकिन कुछ लोगों के अंदर वो टैलेंट मौजूद होता है, जो अभी आपकी आवाज में भी हमने सुना, पहले भी ट्रैक सुना था, मैंने कहा शायद कोई आपने उसके अंदर वो जिस तरह आजकल आपको पता है ना ट्यून्स, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ये होता है कि जो फैमिली होती है ना आपकी, वो आपको गलत गाइड नहीं करती ना। हाँ। तो वो एक तो ये कि वहाँ से अप्रिशिएशन मिली, और उसके बाद जो है फिर एक इंसान को खुद भी पता होता है टैलेंट का होना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली पता होता है कि सबसे मतलब गला सिर्फ गले का नहीं काम होता, कि आपके कान भी सुरीले होने चाहिए, कि आइडिया हो जाता है। ये सिर्फ अल्लाह की शायद देन थी, तो इसीलिए आइडिया हो गया और सिलसिला चलता रहा। सपोर्ट किया कभी नहीं, ये नहीं कहा कि क्या काम कर रहे हो, पढ़ाई करो, नहीं, वो बिल्कुल फैमिली ने सपोर्ट किया। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब वो रोकते हैं, तो वो जो टाइम था, वो 1 साल में बंद रहा कमरे में, जो मैंने रील्स बनाई, वो टाइम था। घर वाले कहते थे ये क्या करता है, ना कहीं बाहर जाता है ना कुछ करता है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। फिर जब जो थोड़ा सा वायरल हुआ मैं, तो फिर उनको लोगों ने कहना शुरू किया, मतलब अम्मी को, भाई को, वो आपका भाई है, वो आपका बेटा है, तो उनको आइडिया हुआ, फिर उनके माइंड में ऑब्वियसली बात आई होगी, तो फिर सिलसिला चलता रहा। फिर उन्होंने कहा चलें लगा है तो ठीक है। एक इंसान जब लगा रहता है ना, ऑब्वियसली घर वाले जो है बुरा नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जरा संभल जाए। अच्छा, हमने ज्यादा बातें नहीं करनी वैसे, हम फिर सुनना चाहते हैं। अरे बिल्कुल। अच्छा, आज मेरा एक गाना लॉन्च हो रहा है 4 बजे पैंथर रिकॉर्ड्स पे, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ, परदेस। क्या बात है, जबरदस्त। लॉन्च से पहले ही हम सुन रहे हैं जी। टुर चलिया मैं परदेस नी सोनिए, टुर चलिया मैं परदेस नी सोनिए, नहीं रहना तेरे देश नी सोनिए, टुर चलिया मैं परदेस, तेरे बाजों जी लांगे होने, जहर जुदाई दा पी लांगे होने, हुण दिल नू समझे सनी सोनी, टुर चलिया मैं परदेस। जबरदस्त, कमाल है, कमाल। और आप एक्सपेक्टेशन से ऊपर जा रहे हैं। आपको पता है कि गाना सुनने के बाद मुझे लगा कि भाई ट्यून्स मिलाई हुई है, लेकिन आप मुझे सुनाई दे रहा है यार, नहीं ये गाने वाले भाई। और आपने कहीं से सीखा नहीं, टेक्निकल एजुकेशन कहीं बताया मैंने,
एक्चुअली वो सुन सुन के सीखा, लेकिन प्रॉपरली जिसे कहते हैं ना वो भी तक नहीं सीखा, मतलब सुन के चल रहा है, तो ऑब्वियसली सीखता तो इंसान सारी जिंदगी रहता है। बहुत अच्छी है मेरा ख्याल है, जिसकी वजह से आपको हमने भाई आपका बहुत शुक्रिया एहतिशाम, आप आए हमारे स्टूडियोज में, सुबह सुबह आपने इतने सुर बिखेरे, जब हमसे सही तरीके से बात नहीं की जा रही होती, आपने इतने पक्के सुरों के साथ हमें इतने खूबसूरत गीत हमने सुनाए हैं। हम आपके मशकूर हैं जी, और आपके फ्यूचर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे, आपके सॉन्ग की लॉन्च के लिए बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। हम ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन हम अपनी ऑडियंस को आपके एक ट्रैक के साथ छोड़े जाएंगे, आप सुनाएंगे और हम ब्रेक पर जाएंगे जी। मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सावल आस ना पास वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सावल आस ना पास वे, मुझे मिलना चार कहार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे। वेलकम बैक जनाब। हिना जैसी बहुत सारी मुलाजमत पेशा ख़वातीन हैं जिनको मैं बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखता हूँ, क्योंकि ये लोग ना सिर्फ अपने पेशे के साथ मुखलिस होती हैं, अपने घरों के साथ मुखलिस होती हैं, और यहाँ पर आकर जब काम करती हैं तो इनका काम वहाँ मुतासर होता है, वहाँ काम करती हैं यहाँ मुतासर होता है, तो दोनों जगह को बैलेंस रखती हैं। आज इनका कौमी दिन मनाया जा रहा है 22 दिसंबर को, वैसे ये मनाया जाता है, आपको बताते चलें, हमारा शो नहीं है उस दिन, तो इसीलिए हमने तय किया है कि आज क्योंकि हफ्ते का आखिरी शो है तो आज के दिन ही हम इसको डिस्कस करेंगे। और है ना, बताइएगा कि पहली बार इस दिन का। जी हाँ बिल्कुल, मैं ना ही बताऊँ तो मेरा पार्डन नहीं, दिसंबर 2010 में पहली बार ये दिन जो है मनाने का ऐलान किया गया था, और इस दिन को मनाने का मकसद मुल्क के लिए ख़वातीन की जो मुआशी खिदमात हैं उनका एतराफ़ करना भी है, और जो वर्किंग वुमेन पर दोहरी जिम्मेदारियाँ हैं, जैसे अभी अली ने जिक्र किया कि घर के साथ किफ़ालत का बोझ भी है उनके कंधों पर, तो उस पर कवानीन पर अमल दरामद से ही ख़वातीन को जो तरक्की का धारा है उसमें शामिल किया जाए। बिल्कुल, और आज हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए बाहिम्मत खातून मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा खालिक साहिबा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वाइस की। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? कैसी ज़बरदस्त बात है, पेशा वाराना ख़वातीन मुझे तो सुपर हीरोज़ के मुतरादिफ लगती हैं। वो तो लगता है कि अपनी सेहत का अलग ख्याल रखना है उन्हें, अपने फैमिली की सेहत का ख्याल अलग रखना है, और फिर अपना काम का ख्याल अलग से रखना है। बिल्कुल सही तो कहा आप कैसे देखती हैं हमारे मुआशरे में इन ख़वातीन को किस निगाह से देखा जाता है? इसी निगाह से देखा जाना चाहिए जैसे आपने कहा, और मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो तमाम ख़वातीन जो ना सिर्फ ये कि बहुत से ऐसे प्रोफेशंस को अब ज्वाइन कर रही हैं जो कि मैं समझती हूँ कि मिथ ब्रेकिंग के बराबर है, क्योंकि वो शोबे भी जो जिनमें मेल डोमिनेशन थी वो वहाँ आई हैं, उन्होंने परफॉर्म किया है और दे आर डूइंग वंडर्स। अब सवाल ये है कि हमारा वर्क लाइफ बैलेंस कैसे होगा। अब चूँकि हमने काम भी करना है, बाहर आना है, और जिस तरह से मर्द घर जाकर वापस ये बात करता है कि पैसा कमाना कौन सा आसान काम होता है, कितना मुश्किल है, यकीन मानिए औरतों के लिए उससे ज़रा ज़्यादा मुश्किलात उसमें शामिल कर लीजिए आप उस फहरिस्त में। तो उसकी जो रिकग्निशन है ना कि वो बाहर काम करके आई है, अब उसको घर की भी वो इंचार्ज है तो वो भी सारी मैनेजमेंट करना है, उसकी रिकग्निशन जो है उसमें थोड़े से मसाइल हैं। कुछ लोग तो बहुत अच्छे से मानते हैं कि ख़वातीन बाहर गई हैं, काम करके आई हैं, घर में उनके साथ हाथ बटाने के लिए कोई ना कोई मदद ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा नहीं भी होता। तो ये जो 22 दिसंबर का दिन है ये पाकिस्तान में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, औरतों की जद्दोजहद इसके पीछे मौजूद थी, और ख़ास तौर पर जब जिनसी हरासानी के कवानीन को पास किया गया। और ये दिन इसलिए भी बहुत अहम है कि ये वो दिन था जिसमें पाकिस्तान से भी क्या साउथ एशिया कंट्रीज से भी पाकिस्तान की एक काम करने वाली खातून ने पहली बार ये शिकायत उस दिन उठाई, केस रजिस्टर कराया कि मुझे वर्क प्लेस के ऊपर ये मसला आ रहा है, तो इसका तदारुक कैसे होगा। तो ये वो दिन उसकी सिग्निफिकेंस के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान के अंदर तो तमाम ख़वातीन वर्किंग वुमेन हैं जो घर में भी रह के काम कर रही हैं, फिर वो खेतों में, भट्टों पे घरेलू मुलाजमीन हैं, ऑफिसेस में काम कर रही हैं, फोर्सेस में काम कर रही हैं। उनकी जो आपने खेतों की बात की या भट्टों पे जो फैमिली के साथ अपने काम करती हैं उनको तो
तनख्वाहें देखिए 3-4 इश्यूज हैं इन औरतों के। जब भी हम उनसे बैठ के बात करते हैं तो एक तो सबसे पहले आता है कि हमारे लिए वो जगह जहाँ हम काम कर रहे हैं वो हरासमेंट फ्री नहीं है, एक शिकायत। दूसरी होती है सेफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तीसरा मुतालबा होता है कि जो वेजेस में डिस्क्रिमिनेशन और सैलरीज में डिस्क्रिमिनेशन है जेंडर की बुनियाद के ऊपर, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। और चौथी अहम बात जो है, जो मैं करने जा रही हूँ, कि ये जो वर्क लाइफ बैलेंस में हमें जो सपोर्ट चाहिए, रिकग्निशन भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए, वो भी मिसिंग है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात ख़वातीन और ख़ुसूसी तौर पर मदर्स के पार्ट पे बहुत बड़ा गिल्ट भी साथ होता है कि हमने शायद अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दिया। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर हम बैलेंसिंग करने के लिए, और ये ज़रूरी समझें कि पाकिस्तान में काम करने वाली ख़वातीन इकोनॉमिकली चूँकि एक्टिव नहीं है अपनी ज़्यादा, शायद 20% के लगभग हैं, और ग्लोबली जो है ये 38 या 40% तक चली गई है बात, तो हम अभी बहुत पीछे हैं। तो हमको साथ इनको मिलाना, इनको इकोनॉमिक स्फेयर के अंदर एक्टिव करना औरतों को, ताकि आपकी एक नेशनल इकोनॉमी के अंदर प्रोग्रेसिव तब्दीली आए, वहाँ ज़रूरी होगा कि हम इनको घरों में भी सपोर्ट करें, उनके काम को रिकग्नाइज करते हुए जो लेबर की डिवीजन विद इन द होम्स है वो फेयर हो और वो पेट्रियार्कल बुनियादों पर नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली यही चीज़। अच्छा, और दूसरा ये भी हम देखते हैं बुशरा साहिबा के बहुत सारी बच्चियों को अब एक ये ट्रेंड तो आ गया कि पढ़ाया जा रहा है, मतलब ख़वातीन जो बच्चियों की तालीम है उसको समझा जा रहा है कि ज़रूरी है, लेकिन तालीम हासिल करवाने के बाद या जब उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो फिर उनको जॉब करने की इजाज़त नहीं दी जाती। बहुत सारी फैमिलीज में एक ये भी ट्रेंड है। इसको तब्दील करने के हवाले से अवेयरनेस की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन है अपने बिहेवियर के अंदर तब्दीली लेकर आए। अगर आप इंसानों को औरतों और मर्दों में तखसीस करके उनको तकसीम कर देंगे जेंडर की बुनियाद के ऊपर, तो सोसाइटी तो ऑलरेडी बहुत सारी तकसीम का शिकार भी है। तो फिर यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन घर से ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे आपने कहा कि चले पढ़ा भी लिया, स्किल भी आ गई, लेकिन अब यह है कि ये सोचा जाएगा कि नहीं, घरदारी करनी है तो आपको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ज़ाती तौर पर समझती हूँ कि हर इंसान को काम करना चाहिए और हर तरह का करना चाहिए। मिसाल के तौर पर मर्दों को घर के काम सीखने चाहिए, औरतों के पास जो हुनर है उनको मार्केट में या उस अपॉर्चुनिटी को परसू करना चाहिए ताकि वो अपना कैरियर लेके चले। इससे इंसान की जो मेंटल ग्रोथ होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, फैमिली के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके घर के जो अफराद हैं उनके लिए भी, और जिन मामलात से डील करना है, चाहे वो घर है या घर से बाहर है, आपको लर्निंग और तजर्बा उसी वक्त होता है जब आप 4 लोगों के अंदर जा कर के एक मुनज़्ज़म अंदाज में, एक शौरी अंदाज में जाकर कुछ परफॉर्म करते हैं, तो आप अपने आप को भी चैलेंज भी करते हैं, अपने आप को ग्रूम होने की इजाज़त भी देते हैं, और दूसरे बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स भी होते हैं। तो ख़ानदानों की तरबियत और उनके बिहेवियर में तब्दीली पहली शर्त है। और दूसरी बात ये भी है कि जब वो ये बात कर रहे होते हैं तो कई हद तक वो सही भी होते हैं, क्योंकि अभी भी सेफ़ ट्रांसपोर्टेशन ना होने की वजह से बहुत मसाइल होते हैं लड़कियों को। दूसरी बात यह है कि जहाँ वर्क प्लेस पर जहाँ पे जा रही हैं तो हमारे घर के अफराद को ये इत्मीनान होना चाहिए कि जहाँ वो जा रही हैं वो वहाँ एक सेफ़ इन्वायरमेंट मौजूद है। तो यहाँ मैनेजमेंट की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चाहे वो कोई भी शोबा हो, वहाँ हरासमेंट फ्री, वायलेंस फ्री, डिस्क्रिमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट होगा तो हमारे घर वालों का एतमाद भी बेहतर होगा। ऐसी हैं अभी भी हमारी इंडस्ट्री में भी जिन्होंने इसके हवाले से कमेटियाँ बना रखी हैं ताकि कोई भी शख्स उसकी मौजूदगी से उसे डर लगा रहे कि उस जानिब ना जाए। आपने जिस तरह से बताया हरासमेंट के हवाले से, लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ कल्चर के हवाले से भी देखते हैं जो मुख्तलिफ है। कुछ शहरों में मुख्तलिफ कल्चर है ख़वातीन जो पेशा वाराना ख़वातीन है उनको देखने का, और दीगर शहरों में हमें वो मुख्तलिफ नज़र आता है। क्या ये देही और शहरी इलाकों का फ़र्क है? जी। या फिर ये फ़र्क है कि एक कल्चर में चीज़ समो गई है? क्योंकि हम पीटीवी के ड्रामे जानते हैं, देखे हमने बॉब कट ख़वातीन, और आप देखते हैं उनके लिबास देखकर आप जज कर सकते हैं कि उस वक्त पाकिस्तान का कल्चर क्या था। वैसे तो नुमाइंदगी वो टॉप क्लास लोगों की ही कर रहे होते हैं जब भी आप टीवी पे देखते हैं, आम लोगों की नुमाइंदगी नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक अंसर ज़रूर मौजूद होता है। आपको नहीं लगता कि वो कहीं पे डैमेज हुआ और उसे रिकंस्ट्रक्ट होने की ज़रूरत है? बिल्कुल, हमारी जो तारीख़ है ना तहजीब की, या साल हर साल हमने कैसे ग्रो किया है, मेरा ये ख्याल है कि 1980s का जो दौर है जिसमें ऐसे लॉज और स्टेट ने फिर
अपनी तरफ से जो औरतों को दिया वो मैं समझती हूँ बहुत नेगेटिव चीज़ें थी, और उन लॉज की वजह से भी औरतों की तहरीकों को जहाँ बहुत सी नई जिला मिली और नए एवेन्यूज़ मिले, वहीं पे साथ साथ सोसाइटी का एक बैक गियर भी लगा, क्योंकि वो औरत को सिन्फ और जिन्स में तकसीम करके जब देखना शुरू किया, और फिर उनके लिए जो रिस्ट्रिक्शंस लगी, उनके हुलिये से ही शुरू हो गए रिस्ट्रिक्शंस कि वो, और फिर ये है कि वो पब्लिक लाइफ का हिस्सा नहीं हो सकती, यहाँ जा सकती हैं, यहाँ नहीं जा सकती, इन औकात में होंगे, और फिर कुछ लॉज बहुत ही उनकी शख्सी आज़ादियों से मुतसादिम थे, जो न सिर्फ बैनुल अक़वामी बल्कि अपने भी आइन के मुतसादिम थे, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि ये कल्चर में बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क भी नजर आता है। आइन अब भी ख़वातीन के लिए मुतारिफ करवा दिए गए हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। बहुत शुक्रिया मुर्शद साहिबा, आपने हमसे गुफ्तगू की। और दरामद भी ज़रूरी है, सिर्फ आइन बना के साइड पर रख देना उससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, और अमल दरामद करवाना किसकी जिम्मेदारी है आप सब लोग जानते हैं। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स की जानिब, जहां वकार अहमद मलिक साहब हमें बता रहे हैं कि कोई सवाल गलत नहीं होता, जवाब गलत हो सकता है लेकिन सवाल गलत नहीं होता है। ऐसा क्यों है, जानते हैं इस सेगमेंट में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। बच्चों की नफ्सियात पर बात करेंगे, और बच्चों की नफ्सियात के हवाले से आज का जो मौजू है वो है क्वेश्चंस पे, कि बच्चा सवाल जो है वो कैसे पूछता है। मेरे नज़दीक बच्चा जो है वो सवाल करने की एक मशीन है, एक ऐसी मशीन है जिसका काम ही सवाल करना है। एक स्टडी के मुताबिक एक जो बच्चा है वो एक दिन में 400 से ज़ायद सवाल पूछता है, अगर सवालात का जो सीरीज़ है उसको टोका ना जाए। हम अमूमी तौर पे बच्चे को एक या दूसरे सवाल पे टोक लेते हैं। मिसाल के तौर पे बच्चा कहता है कि बारिश कैसे होती है, हम कहते हैं बादलों से होती है। वो उसका फिर अगला सवाल होगा कि बादल क्या होते हैं या बादल कहाँ से आते हैं। आप कहते हैं जी बादल समंदरों से आते हैं। समंदर से बादल कैसे आते हैं और बादलों के अंदर से पानी कैसे नीचे गिरता है। मतलब ये है कि एक सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन होगी, वो हर आपके जवाब में से सवाल निकालेगा। वो सवाल करने की एक मशीन है, मशीन। लेकिन मसला ये है कि हम तंग आ जाते हैं और हम उसको दूसरे तीसरे सवाल पे टोक देते हैं और उसको चुप रहने का मशवरा देते हैं, गुस्सा करते हैं, जिसकी वजह से वो जो स्टडी बताती है कि 400 से ज़ायद सवालात जो है वो बच्चे को करने चाहिए, वो नहीं कर पाता। तो एक जो बच्चा है वो बुनियादी तौर पे सवालात क्यों ज़्यादा कर रहा होता है, तो भी डेवलपमेंटल स्टेजेस पे उसका जो स्नैप्सिस है वो बन रहे हैं, उसके जो न्यूरॉन्स के दरमियान में जो स्नैप्सिस हैं उनकी डेवलपमेंट हो रही है, और वो जो तमाम ये चीज़ें हैं ये लर्निंग से मुतल्लिक हैं। जितने ज़्यादा बच्चे को सवालात के जवाबात मिलेंगे उतनी उसकी फास्ट लर्निंग होगी। जितना उसके सवाल को डिस्करेज किया जाएगा उतनी उसकी लर्निंग जो है वो अफेक्ट होगी। सो जो स्कूल्स हैं और जो पेरेंट्स हैं और जो मुआशरा है, इन तीनों एंटिटीज़ का जो ताल्लुक़ है या जो मामला है वो बहुत अहम हो जाता है। बिलखसूस जो स्कूल है, स्कूल को हम कह सकते हैं कि इट शुड बी फ्री इंक्वायरी, इट इज़ फ्री इंक्वायरी सेंटर। यानी एक स्कूल एक ऐसी जगह का नाम है जहाँ पे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे यहाँ जो सवालात हैं उनके भी कुछ क्राइटेरियाज बनाए गए हैं कि इन हदूद में आप सवाल पूछ सकते हैं, इनमें नहीं पूछ सकते। बच्चे के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ी ज़्यादती है। और बच्चा जब कोई इस तरह का सवाल पूछता है जो कि क्यूरियोसिटी की वजह से होता है, तजस्सुस की वजह से होता है, तो हम उसको डिस्करेज कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो इफेक्ट होती है वो लर्निंग इफेक्ट होती है। सो सवालात का जो सिलसिला है और जो उसके जवाबात का जो सिलसिला है ये उसके डेवलपमेंटल से मुतल्लिका है, ये उसकी निगहदाश्त से मुतल्लिका है, ये उसकी ग्रोथ से मुतल्लिका है, ये उसकी नॉर्मल ग्रोथ से मुतल्लिका है। तो अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो बच्चा जो है वो मुकम्मल तौर पे एक नॉर्मल और वो होगा। दूसरा ये है कि जब आप बच्चा सवाल करता है तो समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आप जवाब न दें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप जवाब देना नहीं चाहते। वो एक तरीका ये हो सकता है कि आप बच्चे ने एक सवाल किया और आपने महज उसके ब्रेन को ज़्यादा, ताकि वो एक्टिवली काम करे, आप उसको कहते हैं कि हाँ इस पे मैं भी गौर करता हूँ और आप भी गौर करो, और उसके बाद उसको एक सर्टेन टाइम के बाद उसका जवाब दे दें और उससे भी जवाब पूछिए कि उसने गौर क्या किया है, सो दैट कि उसकी जो एनालिटिकल पावर है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो, उसकी जो तज्ज़िये की कुव्वत है वो बेहतर हो। सो सवाल जो है ये इतनी बड़ी चीज़ है कि ये बुनियाद है लर्निंग की, ये बुनियाद है
किसी भी बच्चे की, किसी भी इंसान के सीखने की। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को सवालात के जवाबात दिए जाएं। ये बच्चों की नफ्सियात के मुतल्लिका बहुत ही बुनियादी चीज़ है। जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ इसके हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये कराकोरम हाईवे है और ये सुमर नाला है जो मेरे पस मंज़र में बह रहा है, और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। बच्चों का ख्याल रखिए, बच्चों के सवालात का जवाब दीजिए। देखते रहिए माइंड मैटर्स। जनाब, बच्चों की नफ्सियात पर बात हो रही थी, वकार अहमद मलिक साहब ने रोशनी डाली है, लेकिन बच्चों तक ये महदूद नहीं है, बात बड़ों तक भी जाती है। और ख़ासकर अगर आप डिप्लोमेटिक हलकों में फिरना शुरू कर दें तो वहाँ पर तो जवाब भी गलत नहीं होता है ना। बिल्कुल ऐसा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी पीर को। अपना ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ एक्सप्रेसो ज़रूर देखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।